चैप्टर 76। आभा जैसे ही ट्रेडमिल से उतरी उसे वंदना का मैसेज मिला। आभा को ने बिल्डिंग के लोगों को सिक्योरिटी के लिए ऑर्गेनाइज किया था, जिससे उसकी स्पेस डबल हो गई थी। अब स्पेस बढ़ाने के लिए ही सही, लेकिन उसे खुद को और मजबूत बनाना था। और मजबूत बनने के लिए सिर्फ 5 नंबर बिल्डिंग के एक यूनिट के लोग काफी नहीं थे। अब उसका अगला टारगेट था 2 यूनिट। वो सोच ही रही थी कि 2 यूनिट के लोगों को अपनी टीम में कैसे जोड़ा जाए, तभी तरुण का मैसेज आ गया। उसने फिर से मेडिसिन खरीदने की बात कही। इस बार डिमांड काफी बड़ी थी और वो जानना चाहता था कि आभा के पास कितनी मेडिसिन बची है। आभा ने पूछा, कितनी चाहिए? तरुण ने जवाब दिया, 10 बॉक्स। 10 बॉक्स आभा के लिए ज्यादा नहीं थे, लेकिन इस बार उसने डील के टर्म्स बदल दिए। अगर पेमेंट ऑयल या कोल से करनी थी तो अब रेट 100 लीटर तेल या 100 किलो कोयला प्रति गोली था। लेकिन अगर पेमेंट हथियारों या गोलियों से करनी थी तो रेट 3 गन या 30 बुलेट प्रति गोली था। तरुण को ऑयल और कोयले की कीमत बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन हथियारों की डिमांड ने उसे थोड़ा चौंका दिया। उसने कहा कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए। आखिर वो भी बस एक मिडलमैन था, उसे अपने बायर से पूछना था। आभा ने कभी नहीं पूछा कि तरुण के बायर्स कौन हैं। जब तक वो उसे उसका सामान दे सकते थे तब तक उसे फर्क नहीं पड़ता था। और तरुण ने भी कभी नहीं पूछा कि उसके पास इतनी दवाइयां आखिर आती कहाँ से हैं। आधे दिन से भी कम में तरुण का रिप्लाई आ गया। उसने कहा कि टर्म्स ठीक हैं और डील अगले दिन करनी होगी। पिछली बार तरुण को फैसला लेने में 1 दिन से ज्यादा लग गया था, लेकिन इस बार उसने आधे दिन में ही कंफर्म कर दिया। इसका मतलब था कि दूसरी पार्टी को इन मेडिसिन की सख्त जरूरत थी। पर जब बात जिंदगी और मौत की हो तो कौन नहीं चाहेगा कि उसके पास खास दवाइयां हों। लेकिन इतनी जल्दी कोई उसकी डिमांड पूरी कर सकता है, इसका मतलब था कि वो लोग आम नहीं थे। इसलिए आभा ने एक और सवाल किया, पेमेंट कैसे करोगे, तेल, कोयला या हथियार? तरुण ने जवाब दिया, आधी पेमेंट ऑयल में, आधी हथियारों में। 10 बॉक्स मेडिसिन का मतलब था 300 गोलियां। अगर ऑयल से डील होती तो 100 किलो प्रति गोली के हिसाब से 15,000 किलो तेल बनता। और अगर गनों से पेमेंट होती तो 3 गन प्रति गोली के हिसाब से 45 गन। यहाँ तक कि किसी रईसजादे जैसे वेदांत के पास भी बस कुछ ही गन थी। कोई अगर एक झटके में 45 गन निकाल सकता है तो वो नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। अपनी सेफ्टी के लिए आभा को अलर्ट रहना था। उसने पूछा, तुम्हारे बायर्स कौन हैं? तरुण ने जवाब दिया, बिजनेस बिजनेस होता है। हम बैकग्राउंड नहीं पूछते, सिर्फ डील और भरोसे की बात करते हैं। ये रूल आपके लिए भी है और दूसरों के लिए भी। आभा को समझ नहीं आया कि तरुण सच में नहीं जानता या जानकर भी नहीं बताना चाहता। अपनी सेफ्टी के लिए उसने फिर भी एक वार्निंग दी। अपोक्लिप्स में बिजनेस आसान नहीं है। सतर्क रहना हमेशा फायदेमंद होता है। इस बार डील की टाइमिंग और लोकेशन मैं अच्छे से सोचूंगी। अगर दूसरी पार्टी को कोई प्रॉब्लम है तो डील कैंसिल समझो। तरुण को कोई ऐतराज नहीं था। उसने कहा कि वो आभा के जवाब का इंतजार करेगा। पिछले 2 दिनों में उन्होंने कई हमले रोके थे, लेकिन यूनिट 2 का एक भी बंदा उनकी साइड नहीं आया था। आभा को शक होने लगा कि पहले जो अफवाहें फैली थी वो यूनिट 2 के ही किसी बंदे ने उड़ाई थी। ज्यादा सही कहीं तो यूनिट 2 के अपार्टमेंट 2002 में रहने वाले इंसान ने। अब जब सब पड़ोसी थे तो भेदभाव कैसा? तो आभा ने प्रतीक को पूरी धाकड़ स्टाइल में यूनिट 2 भेज दिया। फिर खबर फैली कि आभा ने यूनिट 2 के लोगों को भी दवा सप्लाई की है। उसी रात यूनिट 2 पर हमला हो गया। यूनिट 1 पहले से तैयार था, इसलिए वहां ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पर यूनिट 2 का तो बुरा हाल था। बहुत लोग मारे गए, उनकी लाशें तक घसीट कर ले जाई गईं। बचे हुए लोगों ने जबरदस्ती डिफेंस किया, तब जाकर हमलावर भागे। अब यूनिट 2 के लोगों को अपार्टमेंट 2002 वाले डॉक्टर प्रवीण और उसके गैंग से जबरदस्त नफरत हो गई थी। डॉक्टर प्रवीण तो गायब हो चुका था, पर उसके कुछ साथी अब भी थे। गुस्से से भरे लोगों ने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ मचा दी, उनकी जान तक लेने वाले थे। जब प्रतीक ने ये अच्छी खबर आभा को दी तो उसके एक्साइटमेंट की हद नहीं थी। वो कमीने सोच रहे थे कि बैठे बैठे फायदा उठाएंगे। अब समझ आएगा जब खुद को जानवरों की तरह काटा मारा जाता है। आभा बोली, अगले कुछ दिन हमारे लिए थोड़ा शांत रह सकते हैं। गेट की सिक्योरिटी अच्छे से सेट कर दो। और हाँ, कल मैं बाहर जाने वाली हूँ, तुम्हें भी चलना है मेरे साथ। आभा के साथ जाने का मौका मिलते ही प्रतीक का जोश 7वें आसमान पर था। बिल्कुल, मैं अभी सब अरेंज करता हूँ। अगले दिन निकलने से पहले आभा ने वेदांत को इन्फॉर्म किया और फिर कुकू को लेकर नीचे चली गई। प्रतीक पहले से ही अपने सिलेक्टेड बंदों के साथ गेट पर खड़ा था। टोटल 4 लोग थे। प्रतीक के अलावा बाकी 3 वही थे जो शुरू से आभा के साथ थे। प्रतीक भले छोटा था पर बड़ा स्मार्ट था। वो जानता था कि बाहर जाने वाले बंदे भरोसेमंद होने चाहिए और सबसे जरूरी, लॉयल। भैया प्रतीक, मैं भी चलूं? आरुष दौड़ता हुआ आया। अपने पापा की सलाह पर उसने गेट गार्ड्स को ज्वाइन किया था और अपनी परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस कर दिया था। यहाँ तक कि उसने एक बार प्रतीक की जान भी बचाई थी। तू पूरी रात ड्यूटी पर था, जा थोड़ा आराम कर, प्रतीक ने कहा।
आरुष ने शांति से मना कर दिया। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं भी चलकर थोड़ा रियल एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। प्रतीक बोला, अगर नींद नहीं आ रही तो अलर्ट रह, बिल्डिंग पर ध्यान दे। दिन का टाइम है तो क्या, हमलावर कभी भी आ सकते हैं। आरुष ने एक नजर आभा को देखा, फिर सिर हिला दिया। उसके जाने के बाद प्रतीक ने आभा से कहा, ये आरुष है, 16वीं मंजिल से। आभा ने बस सिर हिलाया। वैभव से छीनी गई ट्रक अब फाइनली काम आने वाली थी। एक कोने में जाकर आभा ने स्टोरेज से ट्रक निकाला और प्रतीक के सामने ले आई। ओ भाई, आभा तो ट्रक भी जुगाड़ कर सकती है। ये बोलने वाला था 27 से 28 साल का बंदा था, नाम था केशव। अब बकवास बंद करो और गाड़ी में बैठो, आभा बोलते हुए ड्राइवर सीट से उतरी और प्रतीक से बोली, तुम गाड़ी चलाओ। प्रतीक झट से ड्राइवर सीट पर बैठ गया और आभा आगे वाली सीट पर। बाकी 3 आदमी ट्रक के पीछे वाले हिस्से में घुसे। कैबिन और पीछे की कार्गो स्पेस के बीच में 2 लेयर की मेटल प्लेट्स थीं, जो ठीक ठाक सेफ्टी देती थी। फिर भी आभा पूरी तरह अलर्ट थी। लोग बदल जाते हैं। भले ही ये लोग शुरू में उसकी वफादारी की कसम खा चुके थे, फिर भी वो किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करती थी। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इंसान हो, एक बेसिक लेवल की सतर्कता रखना जरूरी था। आभा, हम जा कहाँ रहे हैं? रास्ते में प्रतीक ने आखिर पूछ ही लिया। चलने से पहले आभा ने उसे डेस्टिनेशन नहीं बताया था और बाकी चारों ने भी बिना सवाल किए उसका कहा मान लिया। ये बात उसे पसंद आई। वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। आभा के डायरेक्शंस फॉलो करते हुए ढेर सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरने के बाद करीब 2 घंटे बाद वो लोग एक ओपन बर्फ से ढके इलाके में पहुंचे। प्रतीक ने माथे पर शिकन डाली। यह कौन सी जगह है? एक फीड प्रोसेसिंग प्लांट। ये सुनकर प्रतीक 2 सेकंड के लिए साइलेंट हो गया, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। मैं बाकी लोगों को ट्रक से निकालता हूँ। फीड प्लांट यानी अनाज का भंडार। कम से कम यहाँ कौन तो जरूर होगा। इतने दिनों से लोग जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। आसपास के दर्जनों मील के इलाके में जो कुछ भी खाने लायक था वो पहले ही खत्म हो चुका था। प्रतीक सोच रहा था कि आभा से फूड सर्च करने की बात करे, लेकिन उससे पहले ही वो उन्हें यहाँ ले आई थी। फीड प्लांट की बात सुनकर बाकी तीनों का भी रिएक्शन प्रतीक जैसा ही था, पहले शॉक, फिर एक्साइटमेंट। लेकिन फिर एक नई प्रॉब्लम सामने आई। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। अगर यहाँ कभी फीड प्लांट था भी, तो वो अब बर्फ की कई लेयर्स के नीचे दफन हो चुका था। उसे ढूंढने तो कैसे? आभा ने कंधे उचका दिए। मेरी आंखों में तो एक्सरे विजन नहीं है, तुम्हें खुद ही पता लगाना पड़ेगा। आभा, तुम हमारी मदद नहीं करोगी? केशव के मुंह से ये निकलते ही उसे अपनी गलती समझ आ गई। पहली बात, आभा के पास पहले से ही खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं थी, उसे इस फीड प्लांट से कुछ नहीं चाहिए था। दूसरी बात, भले ही उसे चाहिए भी होता, वो सबके लीडर थे। 4 जवान आदमी अपनी लीडर से बर्फ खुदवाने की उम्मीद कैसे कर सकते थे? मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, तुम इसे गलत मत समझना। हम अभी सर्च करना शुरू करते हैं, तुम यहाँ सेफ रहो। आभा ने हल्का सा सिर हिलाया। जब बाकी लोग खुदाई में लग गए तो वो दूसरी दिशा में चली गई। उन्हें यहाँ खाना दिलवाना उसके प्लान का सिर्फ एक हिस्सा था। असली मकसद कुछ और था। दरअसल आज वो यहाँ एक खास वजह से आई थी, इलाके की रेकी करने के लिए। अब उसे समझ आ गया था कि तरुण से अगली डील कैसे करनी है। डील होगी, लेकिन इस बार वो तरुण से पर्सनली नहीं मिलेगी। इस बार वो उसे सिर्फ एक लोकेशन भेजेगी जहाँ उसे अपना सामान छोड़ना होगा। अगर सब कुछ सही निकला तो आभा बाद में उसे कलेक्ट कर लेगी। अगर तरुण ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो वो आराम से बैकआउट कर सकती थी और सबक सिखाने के लिए भी पूरी तरह तैयार रहेगी। इसलिए परफेक्ट लोकेशन ढूंढना बहुत जरूरी था। पिछली जिंदगी में जब ज़ॉम्बी आउटब्रेक और ज्यादा बढ़ गया था, आभा ने शहर छोड़कर त्रिशा और बाकी लोगों के साथ आउटर इलाके में शिफ्ट कर लिया था। तब उन्होंने इसी फीड प्लांट को अपनी बेस लोकेशन बनाया था। क्योंकि यहाँ अनाज का बड़ा भंडार था, वे काफी समय तक आराम से रहे थे। इसी फूड सप्लाई का इस्तेमाल कर उन्होंने नए लोगों को अपने ग्रुप में शामिल किया और धीरे धीरे अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। उसे ये भी याद था कि पास में एक फर्नीचर फैक्ट्री थी। फ्यूल और हथियार जैसे हाईली फ्लेमेबल और एक्सप्लोसिव मटेरियल को किसी स्ट्रेटेजिक जगह स्टोर करना जरूरी था। अगर कभी हालात बिगड़े तो वो उस फैक्ट्री को ब्लास्ट करके ध्यान भटका सकती थी और खुद को सेफली निकाल सकती थी। चैप्टर 77। आभा उस दिन लकड़ी की फैक्ट्री पर बस यूं ही भटकते भटकते पहुंच गई था। अंदर अब भी ढेर सारी बिना इस्तेमाल की गई लकड़ियां और अधूरी फर्नीचर पड़ी थी। उसे लगा था कि ये तो किस्मत की लॉटरी लग गई। एक तरफ फीड फैक्ट्री मिली जिससे खाने पीने का जुगाड़ हो गया, और उसके ठीक बाजू में लकड़ी की फैक्ट्री जो ठंड से बचने और आग जलाने का इंतजाम कर सकती थी। पर इससे पहले कि वो ये खुशखबरी त्रिशा और बाकी सबको बता पाती, उस पर जानलेवा हमला हो गया। अब अपने पिछले जन्म की यादों के भरोसे आभा फिर उसी तरफ निकली। दूसरी ओर प्रतीक और उसके ग्रुप को थोड़ा ढूंढने के बाद एक वेयरहाउस मिला जो मकई से ठसाठस भरा था। पूरा का पूरा वेयरहाउस टनों मकई से भरा हुआ। लेकिन उनके पास जो ट्रक था उसमें बस 1 टन से थोड़ा ज्यादा ही आ सकता था।
इतना सारा माल सामने देखकर भी ना ले पाने की बेपसी से सबका मूड खराब हो गया। पर और कर भी क्या सकते थे, ट्रक की कैपेसिटी जितनी थी उतनी थी। प्रतीक ने कहा, जगह अब हमें पता चल गई है, अगली बार आएंगे तो और लेकर जाएंगे। अगली बार? पता नहीं वो अगली बार आएगा भी या नहीं। अगर आज इतना मकई लेकर लौटे तो पूरी कॉलोनी की नजर हम पर होगी। उसके बाद हमारे हर मूव पर 100 आंखें लगी रहेंगी। बात सही थी। फिलहाल तो इस लोड को सही सलामत ले जाना ही टेढ़ी खीर था। मकई ट्रक में लोड करने के बाद भी आभा वापस नहीं लौटी थी। पंकज बेचैन हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं, हमें उसे देखने जाना चाहिए। तीनों की नजरें प्रतीक पर टिक गईं। हालांकि वो सबसे छोटा था, लेकिन आभा का सबसे भरोसेमंद आदमी भी वही था। अगर किसी को पता होता कि आभा क्या कर रही है तो वो प्रतीक ही होता। प्रतीक ने पंकज की ओर देखा और कहा, पंकज अंकल, आप मेरे साथ चलो। केशव भाई, आप और हेमंत अंकल यहीं रुको। ठीक है। खतरे की आहट। प्रतीक और पंकज आभा के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए फर्नीचर फैक्ट्री की ओर बढ़े। शुरुआत में बस एक ही सेट के फुटप्रिंट थे आभा के, पर थोड़ी दूर जाने पर दूसरे दिशाओं से आते हुए और भी कई पैरों के निशान दिखे, कम से कम 10 लोग। दोनों ठिठक गए। अगर इन लोगों का आमना सामना आभा से हुआ होगा तो वो खतरे में पड़ सकती है। बिना देर किए दोनों तेजी से उसी दिशा में भागे। फिर गोलियों की आवाज आई। पंकज के मुंह से निकला, साला, मामला सीरियस लग रहा है। प्रतीक के भी रोंगटे खड़े हो गए। अभी तक किसी को देखा नहीं था, पर गोली चलने का मतलब था कि सीन बिगड़ा हुआ था। पंकज भले ही जबरदस्त फाइटर था, लेकिन हथियारबंद लोगों के आगे सिर्फ ताकत काम नहीं आती। प्रतीक ने तुरंत कहा, पंकज अंकल, आप वापस जाओ और केशव भाई को बोलो कि ट्रक लेकर यहाँ आ जाएं। मैं तब तक देखता हूँ क्या चल रहा है। पंकज ने सिर हिलाया, ठीक है, पर ध्यान रखना। पंकज के जाते ही प्रतीक दबे पांव आगे बढ़ा। फर्नीचर फैक्ट्री की बिल्डिंग फीड फैक्ट्री से थोड़ी ऊंची थी और जगह लकड़ी और मशीनरी बाहर झांक रही थी। एक उभरी हुई बर्फ की दीवार के पीछे छिपकर प्रतीक ने पूरे इलाके को स्कैन किया। 4 आदमी गेट पर पहरा दे रहे थे, सभी के हाथों में बंदूकें। लेकिन उनके हथियार बहुत साधारण लग रहे थे, जिनकी तुलना में आभा की छोटी लेकिन हाई क्लास पिस्टल कहीं ज्यादा पावरफुल थी। वो चौकीदार आपस में बातें कर रहे थे। कौन है ये लड़की? इसके पास भी बंदूक है, छोटी सी पिस्टल। कहीं ये आर्मी से तो नहीं? नामुमकिन। ओल्ड पान ने बताया था ना, आर्मी तो शहर सील होने से पहले ही निकल चुकी थी। पर इसकी गन, वो मिलिट्री ग्रेड जैसी लग रही थी। तू दूर से ही एक्सपर्ट बन गया? तभी एक गार्ड थोड़ा आगे झुका और गंदी हंसी में बोल उठा, और बता, तुझसे इतना दूर खड़े होकर भी तू इतना सब देख सकता है, तो ये भी देख वो माल ताजा है या पहले से किसी के हाथों लग चुकी। उसकी बॉडी देख के तो 25 से कम की ही लगती है, पर अंदर का सीन तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। एक्सरे आंखें तो मेरे पास भी नहीं है। फिर सब हंस पड़े। आज किस्मत जबरदस्त है। आखिरी बार कब लड़की देखी थी? लड़की तो छोड़, महीनों से फीमेल ज़ॉम्बी भी नहीं दिखी। वो लोग आगे भी घटिया बातें करते रहे, पर उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि मौत उनके सिर पर मंडरा रही है। प्रतीक कभी लोहे की रॉड रखा करता था, लेकिन बाद में आभा ने उसे अपने स्टॉक से एक स्पाइकी बेसबॉल बैट दिया था। वो बैट उसके हाथ में ऐसा जमा कि उसने उसे हमेशा के लिए अपना हथियार बना लिया। आज वही काम आया। एक झटके में पहला गार्ड ढेर, दूसरा मुड़ा भी नहीं था कि उसके सिर पर भी वार पड़ गया। तीसरा जैसे ही गन लोड करने लगा, बैट उसके चेहरे पर आ चुका था। स्पाइक्स उसकी खोपड़ी में धंस गए और झटके से बाहर खींचे गए। एक पल में तीनों की लाशें बर्फ पर गिर चुकी थी। हाँ, मेंढक भी खुद को हंस का जोड़ा समझ रहे थे। प्रतीक ने उनके हथियार उठाए, सबसे बेहतरीन वाली गन अपने पास रखी और अंदर बढ़ा। भले ही उसे बंदूक चलानी नहीं आती थी, पर टीवी पर बहुत बार देखा था, कम से कम दिखावा तो कर ही सकता था। अंदर घुसते ही उसे 4-5 लाशें दिखीं, सभी सिर में गोली मारकर खत्म किए गए थे। 3 लोग अब भी लकड़ी के ढेर के पीछे छुपे थे। प्रतीक ने मौका देखकर गन तानी और गरज पड़ा, हिलने की जरूरत नहीं। तीनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। उनका लीडर झल्लाकर बड़बड़ाया, साले पहरेदार तो कचरे के ढेर निकले। प्रतीक का रौब देखकर तीनों ने धीरे धीरे हाथ उठाए। गन नीचे रखो। तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अचानक बंदूकें तान दी। उन्हें लगा कि इस लौंडे को गोली मारने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन तभी धाए धाए धाए, तीनों के सिर में सटीक गोलियां लगी और वो वहीं गिर गए। प्रतीक हैरान खड़ा रह गया। उसने भी ट्रिगर दबाया था, पर कुछ नहीं निकला। उसका दिल एक पल को रुक गया था। उसे लगा था कि आज तो गया। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो आभा अपने पिस्टल के साथ आराम से खड़ी थी। वो धीरे धीरे आई, लाशों के हथियार उठाए और फिर उसकी गन पर नजर डालकर हंस दी। नकली बंदूक लेकर हीरो बन रहा था। प्रतीक नीचे देखता रह गया। ये तो फेक गन थी। वो मरते मरते बचा था। चैप्टर 78।
आभा और प्रतीक जैसे ही टिम्बर फैक्ट्री से बाहर निकले, केशव और बाकी लोग पहले ही ट्रक लेकर पहुंच चुके थे। तीनों पूरी तरह से हथियारों से लैस थे, हर सिचुएशन के लिए तैयार। जब उन्होंने आभा और प्रतीक को सही सलामत बाहर आते देखा तो सबने चैन की सांस ली। यह मिशन एक मास्टर स्ट्रोक था। ट्रक भरकर अनाज तो लाया ही था, साथ ही कई हथियार भी हाथ लग गए। भले ही उनमें से कुछ नकली थे, लेकिन किसी को डराने के लिए तो काफी थे। आभा ने केशव से पूछा, फीड फैक्ट्री के ट्रैक कवर किए या नहीं? केशव कुछ सेकंड के लिए कंफ्यूज हुआ। आभा ने समझाया, ये अनाज यूनिट 1 के लोगों को कितने दिन तक चलेगा? बस इतना सुनते ही केशव को बात समझ आ गई। उसने झट से कहा, हम अभी जाकर सारे ट्रैक मिटा देंगे। प्रतीक और बाकी लोगों ने मिलकर पूरी सफाई कर दी, ट्रक के टायर के निशान और अनाज लोड करने के सारे सबूत मिटा दिए। अब ये फीड फैक्ट्री उनकी सीक्रेट ग्रेनरी थी। रात गहरी हो चुकी थी जब वे लौटे, लेकिन सबके चेहरे पर आज की जीत की खुशी झलक रही थी। पर उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जैसे ही कटारा मोहल्ले की एंट्री पर पहुंचे, वहां पहले से गंजा ललित अपने 40 से 50 आदमियों के साथ रास्ता रोककर खड़ा था। अरे वाह, आज तो तुम्हारी लॉटरी लग गई, ललित ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा। उसके आदमियों की नजरें ट्रक में भरे अनाज पर टिकी थी। उनकी भूखी आंखों में गिद्धों जैसी चमक थी। 5 लोग बनाम 50 लोग। ऊपर से ट्रक का अनाज भी बचाना था। हालात एकदम टाइट थे। प्रतीक ने आभा की ओर देखा। वो शांत थी, जैसे पहले से ही हर कदम सोच रखा हो। जैसे ही मैं इशारा करूं, गाड़ी फुल स्पीड में निकाल देना। कोई सामने आए तो कुचल देना, समझे? प्रतीक ने गहरी सांस ली और स्टीयरिंग पर हाथ कसकर पकड़ लिया। आभा की जेब में वेदांत से मिली ग्रेनेड्स मौजूद थी। बस एक इशारे की देरी थी। ट्रक सड़क पर तेजी से बढ़ रहा था, बर्फ की परतें टायरों के नीचे चरमराने लगी। आभा की नजर भीड़ पर टिकी थी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। लोग अचानक इधर उधर हटने लगे, जैसे जानबूझकर रास्ता दे रहे हों। ये कुछ गड़बड़ है। आभा के दिमाग में खतरे की घंटी बजी, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कहती, उनकी नजर लोहे की प्लेटों पर पड़ी। उनके बीच से धातु की लंबी पैनी कीलें झांक रही थी। ब्रेक मारो, तुरंत रोको, आभा लगभग चीख पड़ी। प्रतीक ने बिजली की फुर्ती से ब्रेक दबाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ठंडी बर्फीली सड़क पर टायर घिसकते चले गए, ट्रक बर्फ में फिसलता हुआ आगे बढ़ता गया। धत्त तेरी, यह तो एक ट्रैप था। प्रतीक बुरी तरह से स्टीयरिंग संभालने की कोशिश कर रहा था। कूदो, आभा ने झटके से दरवाजा खोला और पूरी ताकत से छलांग लगा दी। प्रतीक ने भी झटपट स्टीयरिंग छोड़कर बाहर छलांग लगाई। पीछे ट्रक की छत पर बैठे केशव और बाकी दोनों ने आभा की आवाज सुनते ही बिना वक्त गवाए कूदने की कोशिश की। कुछ ही सेकंड्स में जैसे ही उनका पैर जमीन पर पड़ा, ट्रक पूरी गति से आगे बढ़ा और धड़ाम, वो सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। तेज आवाज के साथ धातु चटकने लगी। गड्ढे में गिरते ही ट्रक के इंजन से धुआं निकलने लगा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ सामने की बॉडी बुरी तरह टूट गई। ये कोई साधारण गड्ढा नहीं था, नीचे तेज धार वाली लोहे की कीलें बिछी थी, जो ट्रक के नीचे के मेटल प्लेट्स को भी चीरकर अंदर घुस गई थी। अगर वे वक्त रहते कूदते नहीं, तो अब तक उनकी लाशें लोहे की उन क्रूर कीलों पर टंगी होती। अरे कमाल है, हम सोच रहे थे इतनी आसानी से बच निकलोगे। भीड़ में से एक ऊंची हंसी गूंजी। ललित, जो इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था, आगे बढ़कर सामने आ गया। वो पूरे कॉन्फिडेंस में था, मानो उसने पहले ही बाजी जीत ली हो। उसके पीछे खड़े 40 से 50 लोगों के चेहरे पर वही वहशी भूख थी, जो इंसान को हैवान बना देती है। ललित ने जोर से ताली बजाई और व्यंग्य में मुस्कुराया, सबको मार दो। लेकिन उसने एक नजर आभा पर डाली, उसकी आंखों में अजीब सी प्यास थी, लड़की को जिंदा पकड़ना। आभा आज मेरी है। भीड़ ने दहाड़ लगाई और पूरी शक्ति से उन पर टूट पड़ी। आभा ने अपने शरीर को हल्का सा झटका दिया, जैसे कमर से कोई हथियार निकालने वाली हो। ललित और उसके लोग एक पल के लिए सतर्क हुए, पर यह बस एक फेक मूव था। वास्तव में आभा ने अपनी स्पेस स्टोरेज से 2 ग्रेनेड निकाले और बिना एक सेकंड की देरी किए सीधे दुश्मनों के बीच उछाल दिए। धप्पा धप्पा, ग्रेनेड्स ने जमीन छूते ही 2 सेकंड की टिक टिक के साथ विस्फोट कर दिया। बू, पहले ग्रेनेड का धमाका इतनी जोरदार गूंज के साथ हुआ कि आसपास की बर्फीली जमीन हिल गई। उस विस्फोट की लपटों ने बीच में खड़े दर्जनों लोगों को पल भर में चीर कर रख दिया। कुछ लोगों के शरीर हवा में उछल गए, कुछ के अंग सीधा दूर जाकर गिरे। धमाके की हीटवेव ने कई दुश्मनों को उल्टा धकेल दिया, उनके कानों में असहनीय गूंज भर गई। ललित ने अपनी बुलेट प्रूफ शील्ड तैयार कर रखी थी, लेकिन ग्रेनेड्स के आगे वो भी फेल हो गए। दूसरा ग्रेनेड तुरंत फटा। एक और जोरदार धमाके के साथ बचे खुचे दुश्मनों की हड्डियां टूटने की कर्कश आवाज सुनाई देने लगी। धुएं और चीथड़ों की बारिश हो गई थी। भीड़ में कोहराम मच गया। जो लोग अभी तक जोश में थे, अब कांप रहे थे। कुछ लड़खड़ा कर पीछे हटने लगे। ललित का चेहरा देखने लायक था। उसने सोचा था बुलेट प्रूफ शील्ड उसे बचा लेगी, पर उसने ये नहीं सोचा था कि आभा ग्रेनेड्स लेकर घूम रही होगी।
ललित बौखला गया। जो कोई इस औरत को मारेगा वो मुझसे कुछ भी मांग सकता है। अब दोनों तरफ से ऑफर्स खुल चुके थे। ललित का ऑफर अच्छा था पर भरोसे के लायक नहीं था। आभा ने कंधे उचकाए और कहा, जो इसे खत्म करेगा उसे मैं अभी के अभी एक बोरी अनाज दूंगी। और आज की लड़ाई यहीं खत्म। अब ये फैसला लेना मुश्किल नहीं था। ललित का एक आदमी पहले ही पलट गया, लेकिन ललित को पहले से अंदाजा था। उसने एक झटके में गद्दार की गर्दन उड़ा दी। जो कोई भी मुझे धोखा देगा उसके घरवाले भी इसी तरह मरेंगे, ललित ने दहाड़ लगाई। अब कुछ लोगों ने उसका साथ देना जारी रखा, पर कई लोग समझ चुके थे कि जीत आभा की होनी थी। अब अफरातफरी मच गई। इसी बीच आभा ने अपनी ट्रायंगल तलवार निकाली और हमला कर दिया। प्रतीक, केशव और बाकी सब पीछे से सपोर्ट देने लगे। आभा का टारगेट ललित था, पर ललित भी चालाक था। वो अपने ही आदमियों को ढाल बना रहा था। हर बार जब आभा हमला करती उसके सामने कोई न कोई और आ जाता। आखिरकार जब बॉडीज की गिनती बढ़ गई, ललित समझ गया कि अब बचना मुश्किल है। उसने एक आदमी को ढाल बनाकर आभा की ओर धक्का दिया और खुद भाग निकला। आभा ने उस आदमी को हटाया, पर तब तक ललित सैकड़ों मीटर दूर भाग चुका था। उसने पिस्टल निकाली, लेकिन गोलियां खत्म हो चुकी थी। उसने झट से जमीन से एक डैगर उठाया, दौड़ लगाई और पूरी ताकत से उसे ललित की ओर फेंक दिया। ललित ने दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़कर देखा। चाकू सीधा उसकी बाईं आंख में जा घुसा। ललित दर्द में चिल्लाने लगा। उसके बचने की संभावना अब लगभग खत्म थी। बाकी के दुश्मनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन प्रतीक और केशव ने उन्हें वहीं ढेर कर दिया। बाकी जो बच गए वो घुटनों पर गिरकर दया की भीख मांगने लगे। लेकिन आभा का चेहरा बिल्कुल ठंडा और बेरहम था। आज की रात उसने एक नए डर को जन्म दिया था। चैप्टर 79। आभा को हर बार वही घिसी-पिटी सफाई सुनने को मिलती। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे भूखे हैं, अफवाहों में फंस गए या फिर जबरदस्ती करवाई गई थी। दोगले कहीं के, आभा ने नफरत से थूका। खुद ही अपने फैसले लिए और अब दोष दूसरों पर डाल रहे थे। तुम्हारे घर में बूढ़े हैं या बच्चे, इससे मुझे क्या? अफवाहों में फंसना तुम्हारी बेवकूफी है और जबरदस्ती की गई तो इतनी कमजोर क्यों हो? खुद स्टैंड नहीं ले सकते तो दूसरों के साथ मिलकर लूटपाट करने क्यों निकले थे? इसका जिम्मेदार कौन है? इस दुनिया में रहम दिखाना खुद के लिए मुसीबत खड़ी करने जैसा था। उनमें से एक बोला, तुमने ही कहा था अगर हमने ललित को मार दिया तो हमें मक्के के बोरे देकर जाने दोगे। हाँ, लेकिन तुम उसे मार नहीं पाए। पर हमने उसका साथ छोड़ दिया, वो भी तो कुछ मायने रखता है। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? अब दिल दिखाने की बात कर रहे हो। जब हम सब पड़ोसी थे तब तुम्हें ध्यान क्यों नहीं आया? तब हमें गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए किसी ने चेतावनी क्यों नहीं दी? मैं आभा ने और वक्त बर्बाद नहीं किया, सीधा गड्ढे की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर बाद उसे पीछे से हल्की सी चीखें सुनाई दी, फिर सब शांत हो गया। कुछ देर में प्रतीक भी आ गया। काम हो गया। पंकज अंकल खाने का सामान निकालने के लिए लोगों को लेकर लौट चुके हैं। आप चाहो तो अब जाकर आराम कर सकती हो। आभा ने प्रतीक की खून से सनी शर्ट पर नजर डाली और शांत लहजे में पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं इन्हें मरवाना चाहती थी? प्रतीक ने बिना झिझक जवाब दिया, अगर आप नहीं मारती तो मैं मारता। दुश्मनों पर रहम करना खुद पर जुल्म करने जैसा है। वैसे भी इस माहौल में हमें अपनी ताकत दिखानी होगी, वरना हर एरा गैरा हमें लूटने चला आएगा। जब आभा ने प्रतीक को अपने ग्रुप में शामिल किया था, उसने कहा था कि वो बेगुनाहों को नहीं मारेगा। पर अब इस दुनिया में कोई सच में बेगुनाह था भी? और जो थे वो कब तक बच पाएंगे? सीधा हिसाब था, तुम हमें नहीं छेड़ोगे तो हम भी नहीं। लेकिन अगर छेड़ा तो कीमत दोगुनी चुकानी होगी। आभा वहीं खड़ी रही जब तक पंकज अंकल ग्रुप के बाकी लोगों को लेकर नहीं आए। इस बार सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतें भी साथ आई थी। पंकज अंकल ने माथे का पसीना और खून पोंछते हुए कहा, हरामखोर। जब ये लोग हमें गेट पर अटकाए हुए थे तब इनके कुछ आदमी यूनिट बिल्डिंग पर हमला कर चुके थे। शुक्र है केशव ने वक्त रहते भांप लिया और सबको दरवाजा पकड़ने को कहा। केशव भी ग्रुप के साथ आया था। उसके कपड़ों पर भी खून के निशान थे। आभा ने उसकी तरफ देखा और केशव बिना डरे सीधा उसकी आंखों में झांकता रहा। आज सबने बहुत मेहनत की है। जैसे ही सामान निकाल लिया जाएगा सबको उनकी मेहनत के हिसाब से इनाम मिलेगा, आभा ने कहा। जब पंकज अंकल मदद के लिए गए थे उन्होंने बस यही बताया था कि खाना लाया गया है, लेकिन रास्ते में हमला हुआ। खाने की बात सुनकर बहुत सारी औरतें खुद मदद के लिए आगे आ गईं। आभा ने प्रतीक को कुछ हिदायतें दी और फिर ऊपर जाने के लिए निकल पड़ी।
20वीं मंजिल तक चढ़ते ही खून की गंध सूंघकर कुकू के कान खड़े हो गए। जैसे ही उसने आभा को देखा, उसके कान वापस रिलैक्स हो गए और वो उसके पास दौड़ आया। कुकू की भौंक सुनकर वेदांत बाहर निकला। अगली बार कुछ बड़ा करने जाओ तो पहले बता दिया करो, वेदांत ने कहा। आज का मिशन सिर्फ ग्रुप के लिए नहीं था, बल्कि उसके कुछ पर्सनल काम भी थे। वो वेदांत को तरुण से हुई डील के बारे में नहीं बताना चाहती थी। कुछ बातें जितने कम लोगों को पता हों, उतना बेहतर। ठीक है, उसने जवाब दिया और अंदर जाने लगी। वेदांत ने पीछे से एक और बात जोड़ दी, जो खास दवाई मैंने तुम्हें दी थी, वो हर किसी पर मत लुटाना। आभा ठिठक गई और पीछे मुड़ी। इसका क्या मतलब? वो अलर्ट हो गई। क्या वेदांत को तरुण के साथ हुई उसकी डील के बारे में पता था? शुक्र था कि वेदांत की दी हुई दवाई अभी तक उसने इस्तेमाल नहीं की थी। तरुण से डील में तो वो अपनी पुरानी दवाइयों का इस्तेमाल कर रही थी। वेदांत ने उसकी नजरों का सामना किया और कुछ सेकंड बाद बोला, कुछ नहीं। बस ये दवाई बहुत कीमती है, इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना। अच्छी चीजें सही समय के लिए बचाकर रखनी चाहिए। जब तक तुम्हें कंट्रोल है, सब ठीक है। आभा ने उसे अपने कमरे में जाते हुए देखा। उसे लगा वेदांत कुछ इशारा कर रहा था, लेकिन वो साफ साफ कुछ कहेगा नहीं। घर पहुंचकर उसने जल्दी से खुद को साफ किया, तभी फोन पर तरुण की कॉल आई। उसने फोन उठाकर देखा, तरुण के कई सारे व्हाट्सएप मैसेज थे। ठंड के कारण फोन बाहर ले जाना रिस्की था, इसलिए वो इसे साथ नहीं ले गई थी। उसने कॉल नहीं उठाई, बल्कि पहले खाना बनाया, एक गर्मागर्म नूडल्स का बाउल, और खाते खाते व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ने लगी। पहले तो तरुण का लहजा नॉर्मल था, बस पूछ रहा था कि डील पर उसने क्या सोचा। लेकिन बाद के मैसेज में घबराहट झलक रही थी। तरुण ऐसा नहीं था। उसने लिखा था कि दूसरी पार्टी चाहती है कि आभा डील में कुछ और भी जोड़े, सब मिलकर बात कर सकते हैं। पहले से तय लोकेशन देखकर भी तरुण की ये बेचैनी उसे खटकने लगी। फिर वेदांत की वो बात याद आई। उसने मन बना लिया, तरुण से डील कैंसिल कर देनी चाहिए। फोन फिर से बजा, लेकिन इस बार आभा ने सीधा जवाब दिया, डील कैंसिल। तरुण सख्ते में आ गया। क्यों? मेरी दवाई चोरी हो गई, आभा ने झूठ बोला। अगर आभा की दवाई सही सलामत थी और वहां कोई चाल चल रहा था, तो वो यूं ही छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन चोरी वाली बात सुनकर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। इन दिनों लूटपाट आम थी, कोई ग्रुप दूसरे को लूटता रहता और इसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। आप ठीक हो? तरुण ने चिंता जताई। मरी नहीं हूं, आभा ने ठंडे लहजे में कहा। अच्छा। वैसे इस दुनिया में लड़की होकर सरवाइव करना मुश्किल है, ज्यादा संभल कर रहना। तरुण, एक सवाल है, सच सच जवाब देना, आभा ने सीधा लहजा अपनाया। तरुण भी संजीदा हो गया। पूछो। तुमने अपने किसी क्लाइंट को बताया था कि मैं तुमसे दवाई के बदले सामान की डील कर रही हूं? कभी नहीं। तुम्हारे आसपास के लोगों को? तरुण कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वेट। तो क्या दवाई चुराने वालों को ये खबर मुझसे मिली? आभा ने कोई जवाब नहीं दिया। तरुण ने गहरी सांस ली। जो लोग पिछली 2 बार मेरे साथ आए थे, उन्हें डिटेल्स नहीं पता थी। बस एक बंदा था जिसे सब कुछ मालूम था। उसका लहजा कड़वा हो गया। सॉरी आभा, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगा। पर अब जब पता चल गया है, तो मैं इसे ठीक कर दूंगा। चैप्टर 80। सॉरी दुनिया का सबसे बेकार शब्द है। आभा बस यूं ही टटोल रही थी कि तरुण के क्लाइंट्स में से कितने लोग जानते थे कि उसके पास दवाई है। सच कहे तो कटारा के पड़ोस में अब ये कोई सीक्रेट नहीं था। लेकिन जिस बंदे से तरुण डील कर रहा था, उस पर आभा को शक था। इसलिए आभा ने एक फेक स्टोरी डालकर उसे परखने की कोशिश की। आभा ने ठंडे लहजे में कहा, मेरे पास अब कोई दवाई नहीं है। अगर कोई और खरीदने आए तो मेरा नाम मत लेना। तरुण ने उसकी आवाज की सख्ती भांप ली। वो समझ सकता था कि आभा क्यों चिढ़ी हुई थी। उसने फौरन कहा, समझ गया आभा, लेकिन टेंशन मत लो, मैंने किसी को तुम्हारे बारे में डिटेल्स नहीं दी हैं। यहाँ तक कि मेरे आदमी ने भी एक बार तुम्हें देखा था। हो सकता है कोई गलतफहमी हो, पर फिर भी मैं पता कर लूंगा कि मसला क्या है। तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। तरुण की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा करना बेवकूफी होती। अगर बात जान पर आ जाती तो वो पलक झपकते ही उसके बारे में सब कुछ उगल देता। लेकिन फिलहाल उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आभा बस उम्मीद कर सकती थी कि ये क्लाइंट कोई ओवर एक्टिंग करने वाला अमीर ज्यादा हो, कोई डेंजरस गेम खेलने वाला नहीं।
यूनिट 1 बिल्डिंग 5 के लोगों ने न सिर्फ एक ट्रक भर खाना लूटा था बल्कि दर्जनों लुटेरों का भी सफाया कर दिया था। ये खबर पूरे कटारा में जंगल की आग की तरह फैल गई। कोई जल रहा था, कोई खुश था, कोई जलसा मना रहा था, कोई चुपचाप कोस रहा था। पर यूनिट 1 का माहौल जश्न जैसा था। हर घर में खाने का बंटवारा हुआ। बाकी बिल्डिंग्स को सिर्फ दूर से ही हलचल सुनाई दी, लेकिन यूनिट 2 वाले लोग सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। खासकर इसलिए क्योंकि कुछ ही वक्त पहले यूनिट 2 को लूट लिया गया था। लोग मारे गए, राशन लूट लिया गया और फिर आपसी लड़ाई में सब बिखर गए। सब डरे हुए थे, हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा था। अब उनमें से बहुत से लोग यूनिट 1 में शिफ्ट होना चाहते थे, पर यूनिट 1 के दरवाजे पर अब हर वक्त गार्ड्स तैनात रहते थे। बिना आभा की इजाजत कोई अंदर नहीं जा सकता था। यूनिट 2 के लोग जानते थे कि अगर उन्हें इस ग्रुप में शामिल होना है तो उन्हें अपनी कीमत साबित करनी होगी। उनके पास एक ही चीज थी जो आभा के लिए वैल्यूबल हो सकती थी, डॉक्टर प्रवीण की जानकारी। जब प्रतीक को डॉक्टर प्रवीण के बारे में पूछताछ के लिए भेजा गया था तो यूनिट 2 के किसी भी बंदे ने कोई डिटेल नहीं दी थी। लेकिन अब अगर उन्हें यूनिट 1 में एंट्री चाहिए तो उन्हें उसके बारे में सब कुछ उगलना पड़ेगा। कुछ पूछताछ के बाद बस उसकी शक्ल सूरत की एक हल्की फुल्की डिटेल मिली। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वो एक औरत के साथ आया था और वो औरत काफी खूबसूरत थी, पर वो औरत उसकी गर्लफ्रेंड नहीं लग रही थी। किसी ने देखा था कि उसने उसे कई आदमियों को बेच दिया। शायद यही उसकी कमाई का तरीका था। जो भी हो, इन नई डिटेल्स और पहले मिली इंफॉर्मेशन को जोड़कर आभा को पूरा यकीन हो गया। डॉक्टर? हाँ, वो तो बस एक घटिया आदमी था जिसने किसी लैब में कुछ साल काम किया और अपनी बेवकूफी से नौकरी गंवा दी। दूसरी तरफ आभा की हरकतों की खबर संजना और त्रिशा तक पहुंच चुकी थी। त्रिशा ने शांति से खबर सुनी, कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। संजना के चेहरे पर कुछ खास भाव नहीं आए, लेकिन त्रिशा ने धीरे से फुसफुसाया, संजना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे डैड इन दिनों कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं? संजना ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। कैसे? वो खून की तरफ अजीब सा खिंचाव महसूस कर रही हैं। कल रात मैंने देखा, वो अपनी उंगलियां चबा रहे थे, इतनी बुरी तरह कि खून बहने लगा, पर उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बोलते बोलते त्रिशा का चेहरा डर से कड़ा हो गया। उसने अपनी आवाज और धीमी कर ली, संजना, तुम्हारे डैड कहीं वो ज़ॉम्बी तो नहीं बन रहे? संजना के चेहरे पर ज्यादा हैरानी नहीं आई। उसने पहले खुद इस बात को कंफर्म किया, फिर ठंडे लहजे में कहा, तो फिर अब वक्त आ गया है कि उन्हें प्रॉपर्टी ऑफिस भेज दें। उधर ललित बौखलाया हुआ था। आभा ने उसकी एक आंख फोड़ दी थी और दर्द ने उसे पागल बना दिया था। गुस्से में उसने चाकू उठाया और सीधा प्रॉपर्टी ऑफिस की तरफ बढ़ा। वहां उन औरतों को बंधक बनाकर रखा गया था जिनके पति और बेटे मारे जा चुके थे। ललित की सोच सिंपल थी, जब उनके मर्द नहीं बचे तो उनका जीना भी बेमतलब था। दूसरी तरफ अनिरुद्ध ललित को देखकर चौंक गया। भाई ललित, तुम्हारी आंख? उस कमीनी आभा ने फोड़ दी, ललित ने ठंडी आवाज में कहा। अनिरुद्ध पहले ही सुन चुका था कि आभा ने एक पूरे गैंग को मार गिराया। वो सोच रहा था कि अगर ललित मर गया होता तो वो उसके लोगों पर कब्जा जमा सकता था, पर ललित खुद ही उसके पास आ गया था और साथ में ओल्ड लेडी कुसुम का पोता भी था। जैसे ही ललित अंदर गया, उसे औरतों की सिसकियां और आदमियों की हंसी सुनाई दी। ये आवाजें पहले उसे उत्तेजना देती थी, पर आज वो सिर्फ गुस्से से भर गया। उसने लात मारकर दरवाजा खोला। 6-7 आदमी 2 औरतों को दबोचे हुए थे। उनमें से एक औरत, जिसने हाथ पैर बंधे होने के बावजूद उन्हें हिकारत से घूर रखा था, ललित को आभा की याद दिला गई। ठंडा, बेरहम, जैसे वो किसी मुर्दे को देख रही हो। ललित ने एक झटके में उन आदमियों को धक्का दिया और चाकू घोंप दिया। उस औरत ने उसे अब भी उसी जलती हुई नजरों से देखा, मरते दम तक नफरत से भरी। ललित का गुस्सा अब भी नहीं उतरा था। औरत पहले ही मर चुकी थी, लेकिन ललित ने उसकी लाश पर और वार किए जब तक कि वो खून से सना, पहचान से परे एक मांस का ढेर न बन गई। उसे उस लाश में आभा दिख रही थी और वो अपनी सारी भड़ास उस पर निकाल रहा था। उसका चेहरा और शरीर खून से सन गया था। एक तो पहले ही ललित की एक आंख नहीं थी, ऊपर से ये भयानक मंजर, वो सच में किसी भूत की तरह लग रही थी। वहाँ जो औरतें और बच्चे क्या थे, वो तो पहले से ही सहमे हुए थे, लेकिन अनिरुद्ध के नए आदमी भी ये सब देखकर सन्न खड़े थे। कुछ तो इतने डर गए कि पैंट तक ठीक से नहीं पहन पाए। अनिरुद्ध के पुराने आदमियों में से जगदीश ही ललित को सबसे अच्छे से समझता था। वो सावधानी से बोला, भाई ललित, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। बैठो, थोड़ा कूल हो जाओ। ये लौंडे नए हैं, नहीं जानते थे। मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। ललित क्यों भड़का, ये जगदीश को नहीं पता था, लेकिन वो समझ गया था कि अभी झुकना ही सही रहेगा और अनिरुद्ध का नाम लेकर वो अपनी जान भी बचा सकता था। जब ये बंदी यहाँ लाए गए थे, तब ललित ने अपने आदमियों के सामने साफ कह दिया था, इन लोगों के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, वरना वो खुद अपने हाथों से उन लोगों की बोटी बोटी कर देगा।
अब इतने दिनों से जिन लोगों को छूने तक की इजाजत नहीं थी, उन भूखे भेड़ियों के सामने जैसे ही मौका आया, सब काबू खो बैठे। ऊपर से खबर उड़ी थी कि ललित की लीड में जो टीम आभा को लूटने गई थी, वो पूरी तरह साफ हो गई। तो इन लड़कों को लगा कि अब उनका टाइम आ गया है। ललित ने खून से लथपथ चेहरा पोंछा और जगदीश से कहा, एक बाल्टी पानी ला। अब उसकी आवाज फिर से ठंडी और कंट्रोल में थी, और ये सुनकर जगदीश को थोड़ा चैन मिला। हाँ भाई, बस अभी लाया, वो बोला और पास के एक बंदे को घूरते हुए कहा, खड़े खड़े क्या देख रहा है, जा भाई ललित के लिए पानी लेके आ। अब बाकी लोग भी हरकत में आए। अपनी हालत ठीक की, पैंट बांधी और ललित के आसपास मंडराने लगे, जैसे उसकी गुड बुक्स में आने की कोशिश कर रही हूँ। वहीं जमीन पर एक औरत पड़ी थी, नंगी, ठंड से कांपती हुई। इन दरिंदों के हाथों बर्बाद होना दर्दनाक था, लेकिन उसके बगल में जो दूसरी औरत पड़ी थी, वो तो एक लाश में बदल चुकी थी। उसने मरते दम तक आंखों में नफरत लिए इन जानवरों को घूरा था। शायद उसकी यही हिम्मत उसकी मौत की वजह बनी थी। पर इस औरत का अब कोई नहीं था। उसका आदमी मर चुका था, अब उसे अकेले ही अपनी जान बचानी थी। उसने हिम्मत जुटाई और घुटनों के बल ललित के पास सरकने लगी। जैसे ही उसकी उंगलियां ललित की टांग से टकराईं, वो झटके से उसकी तरफ घूमा। उसकी एकमात्र आंख गुस्से से चमक उठी। वो सिहर उठी और जल्दी से नजरें झुका ली, जैसे खुद को सरेंडर कर रही हो। धीमी कांपती आवाज में बोली, ललित जी, मैं ब्यूटी सैलून में काम करती थी, मुझे मसाज आती है, मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ। उसकी आवाज में डर था, ठंड थी, या दोनों, कहना मुश्किल था। ललित ने उसे ऐसे देखा जैसे कटे हुए बकरे का ताजा गोश्त सामने रख दिया हो। अचानक उसका मूड हल्का हो गया। उसने कसम खाई कि एक दिन वो असली आभा को भी ऐसे ही अपने सामने घुटनों पर लाएगा, गिड़गिड़ाने पर मजबूर करेगा। ये सोचकर उसके अंदर एक अजीब सा सुकून भर गया। उसने उस औरत की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और बोला, ठीक है, अगर मुझे खुश कर पाई तो आगे से मेरी ही रहेगी। औरत की आंखों में हल्की उम्मीद जागी और उसने फौरन सिर हिला दिया, थैंक यू ललित जी। रुक, इतनी जल्दी खुश मत हो, ललित हंसते हुए बिला। उसने पास खड़े एक आदमी को इशारा किया, जा एक कुत्ते की चेन लेके आ। बंदा फौरन भागा और थोड़ी ही देर में एक रस्सी के साथ लौटा, जिसके सिरे पर एक कॉलर था। ललित ने खुद अपने हाथों से वो कॉलर उस औरत की गर्दन में बांधा, फिर जोर से झटका दिया। वो घुटने के बल गिर पड़ी, हांफते हुए बोली, ललित जी, दया करो। तेरा नाम क्या है, ललित ने दांत पीसते हुए पूछा। उसकी उंगलियां गले से रस्सी हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुंह से सिर्फ बुदबुदाहट निकली। ललित की आंखों में पागलपन उतर आया। सुन, आज से तेरा नाम आभा है। आभा? हाँ, मैं आभा हूँ। आभा हूँ, वो जल्दी से बोली। ललित हंसा, एक बेकाबू पागल हंसी की तरह। आभा, देख कैसी हालत हो गई तेरी, अब तो कुतिया भी बन गई जिसे कोई भी खेला सकता है। ये कहते हुए उसने रस्सी से औरत की चमड़ी उधेड़ दी। वो दर्द से करा उठी, लेकिन जितना ज्यादा वो गिड़गिड़ाई, उतनी ही जोर से ललित ने उसे पीटा। जब ललित का गुस्सा उतर गया, वो कुर्सी पर बैठा, पानी का गिलास लिया और सुकून से एक घूंट पिया। अब उसकी आंख का दर्द भी कम लग रहा था। उसने रस्सी पास खड़े आदमी को थमाई और बोला, अब ये कुतिया आभा कहलाएगी, खेलो इससे, बस जान मत लेना। वो आदमी खुश होकर बोला, थैंक यू भाई, और बाकी को बुला लिया। सबने उस औरत को घसीटना शुरू कर दिया। ललित ने गिलास खाली किया और अचानक याद आया, जगदीश अभी तक गर्म पानी लेकर नहीं आया था। जगदीश कहाँ है, उसने पूछा। अभी देखता हूँ, कोई बोला और बाहर भागा। बेकार साला, अनिरुद्ध इसे खास मानता है, और ये देखो इसकी औकात, ललित बड़बड़ाया। तभी उसकी नजर उन कमजोर, बूढ़े और डरे हुए बंदियों पर पड़ी। उसने उनमें से एक बच्चे की तरफ इशारा किया, सुन, बूढ़ों को निपटा दे, जो जवान है उन्हें मेरे पास ला, बाकी लड़कों के लिए छोड़ दे। ठीक है भाई। बच्चे ने चाकू उठाया और बिना झिझके औरतों की गर्दनें काटनी शुरू कर दी। चीखें गूंज उठी। तभी बाहर से एक आदमी खून में लथपथ भागता आया। उसकी बांह की हड्डी बाहर झांक रही थी। ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी आ गए, वो चिल्लाया और धड़ाम से गिर पड़ा। ये सुनते ही सबके चेहरों से रंग उड़ गया। पैनिक मच गया। ललित ने चाकू उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, एक लाल आंखों वाला, लाल बालों वाला ज़ॉम्बी उस पर झपटा। ललित ने झटके से दरवाजा बंद किया। साला एक ही रास्ता था, उसने गुस्से में दांत पीसे। कोई चारा नहीं था, वो भी भीड़ में घुल गया। ज़ॉम्बी अंदर घुसा और क्लियाम मच गया। ललित मौका पाते ही वहां से भाग निकला। अब बस अपने इलाके तक पहुंचना था। वहां उसके बंदे थे, और सबसे जरूरी चीज, बारूद। चैप्टर 81। अनिरुद्ध और जगदीश कैबिनेट में छिपे थे, इतनी बुरी हालत में कि सांस भी जोर से लेने की हिम्मत नहीं थी। डर तो था ही, लेकिन असली मुसीबत थी बदबू। उन्होंने खुद को पेशाब और गंदगी से लपेट रखा था। नाक पकड़ते हुए जगदीश फुसफुसाया, भाई अनिरुद्ध, अब निकल सकते हैं क्या?
अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, थोड़ा रुको, क्या पता वो जॉम्बी वापस आ जाए। जगदीश ने सिर हिलाया। भाई, वो जॉम्बी तो प्रमोद जैसा लग रहा था। वो सिर्फ प्रमोद जैसा नहीं था, वो प्रमोद ही था। कुछ देर पहले जब जगदीश पानी गर्म करने निकला था, अनिरुद्ध ने उसे रोक लिया था। ललित ने जो किया वो सुना। अनिरुद्ध ने उसे सब बताया और फिर हिकारत से बोला, खुद आभा का सामना करने की हिम्मत नहीं और अपनी फ्रस्ट्रेशन बाकी लड़कियों पे निकाल रहा है। कायर कहीं का। पर अगर बात कायरता की आए तो अनिरुद्ध भी कुछ कम नहीं था। ललित ने कम से कम आभा को लूटने की हिम्मत तो जुटाई थी। अनिरुद्ध सिर्फ साजिशें रचता था और इस वक्त तो उसका दिमाग भी ठप हो गया था। बात करते करते अचानक दरवाजा धड़ाम से टूटा और ज़ॉम्बी अंदर घुस आया। जगदीश ने प्रमोद को पहले ज्यादा नहीं देखा था तो वो चिल्लाने ही वाला था, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे पहचान लिया। ये प्रमोद था और वो पूरी तरह से बदल चुका था। ज़ॉम्बी है, भागो, अनिरुद्ध चिल्लाया। दोनों जान बचाकर भागे और वो ज़ॉम्बी उनके पीछे दौड़ पड़ा। जब तक उनके अंदर की जान निकलने वाली थी, अनिरुद्ध को अचानक एक मूवी का सीन याद आया। ज़ॉम्बी जिंदा लोगों की महक से खिंचते हैं। जान बचाने के लिए उसने खुद पे गंदगी मल ली और सच में ज़ॉम्बी कंफ्यूज हो गया। उधर ललित अब भी अपनी भड़ास निकाल रहा था। तभी अंदर से चीख पुकार सुनाई दी और ज़ॉम्बी का ध्यान उधर चला गया। वो घूमकर ललित की तरफ बढ़ गया। अनिरुद्ध और जगदीश ने कैबिनेट और खुद को पूरी तरह गंदगी में छुपा लिया और किसी तरह बच गए। भाई, अगर प्रमोद ज़ॉम्बी बन चुका है तो इसका मतलब उसकी पूरी फैमिली भी, जगदीश ने अफसोस से कहा। वो त्रिशा के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, वो जो भी थी, लेकिन मर्दों को खुश करना अच्छे से जानती थी। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन तुमने नोटिस किया ये प्रमोद बाकी ज़ॉम्बी से अलग था? त्रिशा की यादों से बाहर आते हुए जगदीश बोला, हाँ, इसके लाल आंखें तो थी ही, बाल भी पूरे लाल हो गए थे। अबे, कहीं ये म्यूटेट तो नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो क्या ये और स्ट्रॉन्ग भी होगा? अनिरुद्ध ने कैबिनेट के बाहर झांका और माहौल सुनने की कोशिश की। हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, उसने कहा। अगर इस ज़ॉम्बी को याद रहा कि ये जगह कहाँ है और प्रमोद की फैमिली को भी ये पता है, तो हम गए। और जो लोग अंदर काटे गए वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाएंगे। दोनों छिप छिप कर निकले, जरूरी सामान और हथियार उठाए और वहां से भाग गए। ललित बिल्डिंग के एंट्रेंस की तरफ भागा, लेकिन ज़ॉम्बी ने झपटकर उसकी शर्ट पकड़ ली। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और चाकू चलाने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वहीं जकड़ लिया। जैसे ही उसके खून से सने दांत ललित की कलाई की तरफ बढ़े, अचानक एक लकड़ी का डंडा उसके सिर पर आकर पड़ा। ज़ॉम्बी थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन उसका सिर नहीं फटा। भाई ललित, भाग! ये ललित के गैंग का कोई लड़का था। ज़ॉम्बी के स्टन होते ही दोनों दौड़कर वापस बिल्डिंग में घुस गए, दरवाजा बंद किया और उसे चेन से कसकर बांध दिया। एक अकेला ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने के लिए काफी नहीं था। जब वो अंदर नहीं घुस पाया तो नए शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। बिल्डिंग 5, यूनिट 1। पंकज अंकल बैठकर सबको बता रहे थे कि कैसे आभा ने लुटेरों को हराकर उनके हथियार लूट लिए। तभी उन्हें पीछे से कुछ आता महसूस हुआ। सबने अपने हथियार टाइट पकड़ लिए। रात के समय लूटपाट का यही सही मौका होता था। अंकल, अभी जो भागता दिखा वो इंसान था? पंकज बोले, अगर इंसान नहीं तो भूत था क्या? जैसे ही उन्होंने ये कहा, उन्हें एहसास हुआ कहीं ये सच में ज़ॉम्बी तो नहीं था। उन्होंने अपनी बंदूक में गोली लोड की। सावधान रहो सब। अगर ज़ॉम्बी है तो वही करो जो प्रतीक ने सिखाया था, सिर्फ दिल या सिर पर निशाना लगाना। तभी एक हाथ दरवाजे पर पड़ा और फिर एक लाल बालों वाला सिर दिखा। आधे चेहरे पर खून फैला हुआ था। लाल बालों वाला ज़ॉम्बी है। सब ध्यान दो। पंकज ने ज़ॉम्बी के सिर पर निशाना लगाया। पर एक प्रॉब्लम थी, उन्होंने कभी गोली चलाई ही नहीं थी। जब से हथियार मिले थे, प्रतीक ने सिर्फ उन्हें लोड और अनलोड करना सिखाया था। प्रैक्टिस करने के लिए गोलियां बर्बाद करना लग्जरी था। अंकल, क्या आप एक ही गोली में इसका काम तमाम कर सकते हैं? पंकज का हाथ कांप रहा था। अगर वो मिस कर गए और दरवाजा तोड़ दिया तो अंदर मौजूद सब लोग मर सकते थे। गोली लिमिटेड है, पंकज बोले। गलत जगह फायर हुआ तो दरवाजा खुल जाएगा और बाकी ज़ॉम्बी भी अंदर आ सकते हैं। वो सही कह रहे थे। इसलिए सबने वेट करने का फैसला किया और देखा कि ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस दरवाजे को प्रतीक और बाकी लोगों ने कई बार रिइंफोर्स किया था। ज़ॉम्बी अकेला इसे नहीं तोड़ सकता था। कुछ देर झटके मारने के बाद वो हारकर दूसरी तरफ चला गया। यार, ये ज़ॉम्बी कुछ जाना पहचाना लग रहा था, किसी ने कहा। पंकज भी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद बोले, ये तो आभा के डैड जैसा लग रहा था। क्या? सब सन्न रह गए। आभा की कहानी तो सब जानते थे। उसके असली बाप और सौतेली माँ ने उसे बहुत टॉर्चर किया था, इसलिए उसने उन्हें भगा दिया था। शुरू में कुछ लोगों को लगा कि उसने ज्यादा बेरहमी दिखाई, लेकिन जब उन्होंने खुद उसकी मदद ली तो समझ गए कि उसके साथ सच में बहुत गलत हुआ था। अब क्या करें? आभा को बताएंगे? पंकज ने सोचा।
मैं प्रतीक को बताऊंगा, वही आभा को समझाएगा। आज एक लाल बालों वाला ज़ॉम्बी दिखा है, लेकिन कल पूरी कॉलोनी भर सकती है। हमें तैयार रहना होगा। रात 2 बजे आभा बेड पर दूध पीकर सो रही थी। वो अपनी माँ के साथ एक प्यारा सपना देख रही थी जब अचानक फोन की तेज रिंग से नींद खुल गई। गुस्से में उसने फोन उठाया, स्क्रीन देखी और फिर रिसीव किया। इस टाइम कॉल करने की हिम्मत कैसे हुई? बहुत जरूरी बात होनी चाहिए, वरना कसम से। उसका सपना बीच में टूट गया था, और वो भी माँ वाला सपना। प्रतीक की आवाज आई, सॉरी, पर ये बहुत जरूरी है। चैप्टर 82। बोलो। पंकज अंकल और बाकी लोग जो आज रात पहरे पर थे, उन्हें ज़ॉम्बी का अटैक झेलना पड़ा। वो रेड हेड ज़ॉम्बी था, और उनका कहना है कि वो देखने में आपके पापा यशवर्धन जैसा लग रहा था। इस छोटी सी बात के लिए उसे कॉल करके उठाने की जरूरत थी क्या? यशवर्धन के ज़ॉम्बी बनने की बात तो आभा पहले ही मान चुकी थी। वो ज़ॉम्बी बने या मर जाएं, इससे ज्यादा शॉकिंग तो वो सपना था जो अभी अभी उसने देखा था। समझ गई। उनसे कहो गेट की सिक्योरिटी टाइट रखे और अंदर ज़ॉम्बीज ना आने दें। बस इतना ही। फोन काटकर आभा फिर से लेट गई, सपना याद करने की कोशिश की, शायद वहीं से जारी रख पाए। लेकिन अफसोस, इस बार उसकी माँ फिर से सपने में नहीं आई। अगली सुबह कटारा सोसाइटी में रेड हेड ज़ॉम्बीज की बाढ़ आ गई, वो भी खास तौर पर औरतों की। रातों रात इन ज़ॉम्बीज ने कई अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में घुसपैठ कर ली और बहुत सारे लोगों को काट खाया। जो लोग अभी तक सोच रहे थे कि बिल्डिंग 5 यूनिट 1 से मकई कैसे लानी है, अब उनकी सबसे बड़ी टेंशन सिर्फ ज़ॉम्बी से बचना थी। अब बस एक ही सवाल था, इन्हें मारा कैसे जाए। बाकी सब प्लान बाद में। जैसे जैसे ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ी, सिर्फ दूसरी बिल्डिंग्स ही नहीं, बल्कि बिल्डिंग 5 यूनिट 1 भी अब खतरे में थी। एक दरवाजा एक ज़ॉम्बी को तो रोक सकता है, लेकिन पूरी आर्मी को? कोई गारंटी नहीं थी कि वो सभी ज़ॉम्बीज को मार पाएंगे बिना अपने ही किसी बंदे को खोए। वेदांत ने आभा से कहा, म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज अब आम लोगों के बस की बात नहीं रहे। अगर ये 2-3 बार और म्यूटेट हो गए तो पूरी सिटी बर्बाद हो जाएगी। आभा को इस बात का एहसास पहले से था, क्योंकि उसने खुद ये सब देखा था। जब रेड हेड ज़ॉम्बीज और म्यूटेट होंगे तो वो ग्रीन हेड बन जाएंगे, उनके दांत और नाखून लंबे और खतरनाक हो जाएंगे। लेकिन एक खास दवा थी जो अभी भी ग्रीन हेड ज़ॉम्बीज पर असर कर सकती थी। अगर किसी को काटे जाने के 12 घंटे के अंदर वो दवा दे दी जाए तो उसे ज़ॉम्बी बनने से रोका जा सकता था। यही वजह थी कि आभा जानती थी कि वो दवा कितनी कीमती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस दवा का प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड था। आभा ने कुछ बॉक्स जमा कर रखे थे, लेकिन करोड़ों लोगों के सामने ये कुछ भी नहीं था। तो हम कर भी क्या सकते हैं? चीजें बदल तो नहीं सकते, आभा ने कहा। बदल नहीं सकते, वेदांत ने जवाब दिया, पर जितने ज़ॉम्बीज अब मारेंगे, म्यूटेशन की स्पीड उतनी ही स्लो होगी। आभा ने वेदांत को देखा, तुम ज़ॉम्बीज मारने बाहर जा रहे हो? हाँ। तुम सारे ज़ॉम्बीज नहीं मार सकते। इस सोसाइटी में इतने लोग हैं, तुम जितने म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज मार लोगे, उतने ही नए लोग काटे जाएंगे। और मैं नहीं मानती कि ज़ॉम्बीज को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। जो जिंदा रहना चाहता है, उसे खुद ही अपने लिए रास्ता निकालना होगा। अगर तुम उन्हें अभी बचा लोगे, तो अगली बार भी तुम्हें ही पुकारेंगे। धीरे धीरे उन्हें ये लगने लगेगा कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, और वो अपनी जान बचाने की जगह बस तुम पर डिपेंड करने लगेंगे। वेदांत ने आभा की बात सुनी, लेकिन बहस नहीं की। उसे पता था कि वो सही कह रही थी, लेकिन फिर भी उसे बाहर जाना था। उसके पास अपनी वजह थी, वजह जो वो अभी आभा को नहीं बता सकता था। फिलहाल इस प्रॉब्लम को बाद में देखेंगे, उसने कहा। अभी के लिए इस ज़ॉम्बी वेव को खत्म करना जरूरी है, ताकि हम कुछ दिन तो चैन से जी सकें। और वैसे भी मैं अकेला नहीं जा रहा। सोसाइटी में और भी लोग हैं। अगर हम उन्हें इस बार एक साथ लड़ा पाए, तो शायद आगे चलकर वो हमारे साथ खड़े होंगे। आभा को दूसरों पर भरोसा नहीं था। वो अपने करीबी लोगों पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती थी, तो इन अजनबियों पर क्यों करे? उसे नहीं लगता था कि एक बार साथ में लड़ने से लोग हमेशा साथ देने को तैयार हो जाएंगे। वो और वेदांत भले ही एक दूसरे के अलायंस में थे, लेकिन दोनों में से कोई भी दूसरे को कंट्रोल नहीं करता था। वेदांत जो भी करने वाला था, आभा उसे रोकने या दखल देने नहीं वाली थी। वेदांत, जिसे लोग 2002 इंच कहते थे, हमेशा से रहस्यमयी शख्स था। जो लोग उससे मिले थे, उनमें से ज्यादातर अब जिंदा नहीं थे। बिल्डिंग 5 यूनिट 1 के ज्यादातर लोग वेदांत के बारे में बस अफवाहें ही जानते थे, क्योंकि वे बाहर जाने की हिम्मत नहीं रखते थे। फिर एक दिन अचानक वह बिल्डिंग के गेट पर दिखा, एक भारी मशीन गन लिए, यह ऐलान करते हुए कि वो बाहर ज़ॉम्बीज मारने जा रहा है। यूनिट 1 के लोग पहले से ही सोच रहे थे कि आभा और वेदांत के बीच कुछ चल रहा है। कुछ लोगों का मानना था कि वेदांत उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन क्योंकि आभा हमेशा अकेले बाहर जाती थी, तो कुछ ने ये भी सोचा कि शायद वेदांत उसका रखेल है, एक केप्ट मैन जिसे वो अपनी सिक्योरिटी के लिए रखे हुए थी। तो जैसे ही वेदांत यूनिट 1 से बाहर गया, आभा के पास एक कॉल आई। वो फिर से प्रतीक था। उसने पूछा कि क्या वेदांत ज़ॉम्बीज मारने बाहर गया है, और क्या यूनिट 1 के लोगों को भी उसके साथ जाना चाहिए।
चाहे लोग सोचते रहे कि आभा और वेदांत का कुछ स्पेशल रिश्ता है, लेकिन कोई भी वेदांत की मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था जब तक कि आभा ग्रीन सिग्नल ना दे। आभा ने सिर्फ इतना कहा, कोई जरूरत नहीं, बस गेट संभालो और जब वो लौटे तो उसे अंदर आने देना। इस पर गेट पर खड़े गार्ड्स ने अपनी बोरियत मिटाने के लिए एक नई थ्योरी बना ली। जरूर वेदांत ने आभा को नाराज कर दिया होगा और इसी सजा के तौर पर उसे बाहर भेजा गया है ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए। अब तो हालात और भी खराब होते जा रहे थे। कई बिल्डिंग्स में लोग एकजुट हो गए थे और बिल्डिंग 5 यूनिट 1 को देखकर खुद की सिक्योरिटी बढ़ा रहे थे। लेकिन जिन इमारतों में यूनिटी नहीं थी वहां तो तबाही मची थी। ज़ॉम्बीज़ एक बार अंदर आ गए तो पूरा ब्लॉक तबाह कर देते। वेदांत को बाहर निकले अभी कुछ मिनट ही हुए थे कि उसने कुछ ज़ॉम्बीज़ को देखा और सीधे उनके सिर में गोली दाग दी। लोगों ने ऊपर से उसे देखा और कई खिड़कियों से मदद की पुकारें उठने लगी। तभी वेदांत को समझ आया कि आभा सही थी। जब लोगों को बचाने वाला कोई नहीं होता तो वो खुद के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई ताकतवर आदमी दिख जाता है तो वो अपनी उम्मीदें उसी पर टिका देते हैं। लेकिन वेदांत किसी का हीरो बनने नहीं आया था। वो अपने मिशन पर आगे बढ़ गया, सोसाइटी के बाहर घूम रहे ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने के लिए। प्लीज आपके स्टिकर इंपॉर्टेंट है, सभी प्रोत्साहन करें एंड सब्सक्रिप्शन जरूर ले, अभी बहुत कम है, सपोर्ट मी एवरीवन। चैप्टर 83। अगर आभा ये सब देखती तो जरूर हंस पड़ती, पर वेदांत हमेशा की तरह कोल्ड, बिना किसी एक्स्ट्रा रिएक्शन के। जरूरत नहीं। वो औरत चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। ऊपर की मंजिलों से कुछ लोग देख रहे थे, खास तौर पर जब एक औरत वेदांत के पास गई और उसे प्रोटेक्शन मिली। और फिर धीरे धीरे दूसरी औरतें भी बाहर निकल आईं, चुपचाप उसके पीछे लग गईं। कुछ ही देर में पीछे चलने वालों की एक लंबी लाइन बन गई। इतने सारे लोगों की कंसंट्रेटेड स्मेल ने ज़ोंबीज़ को अट्रैक्ट कर लिया। जैसे ही ज़ोंबीज़ पास आने लगे, भीड़ में भगदड़ मच गई। औरतें चिल्लाने लगी, धक्का मुक्की करने लगी, बस वेदांत के और करीब जाने की कोशिश कर रही थी। अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती तो वेदांत के लिए ज़ोंबीज़ का सफाया करना आसान था, लेकिन भीड़ की पैनिक मूवमेंट की वजह से उसे कई बार अपनी फायरिंग रोकनी पड़ी। गलती से किसी इंसान को न मार दे। वो अकेला आदमी, एक बंदूक और लिमिटेड गोलियां। अब तक जितने लोग उसके पीछे आए थे उनमें से एक ने भी ज़ोंबी से लड़ने की कोशिश नहीं की। सब बस प्रोटेक्शन चाहते थे। तभी प्रतीक और उसकी टीम बिल्डिंग 5 यूनिट 1 से बैकअप के लिए पहुंच गई। लकड़ी की छड़ियों, लोहे की रॉड्स और बेसबॉल बैट से लैस उन्होंने बिना सोचे समझे ज़ोंबीज़ के सिर फोड़ने शुरू कर दिए। वेदांत को ज्यादा बोलने की आदत नहीं थी, लेकिन प्रतीक को फालतू लोगों की कोई जरूरत नहीं थी। उसने गरज कर कहा, हाथ में हथियार उठाओ वरना खुद को बचाने की उम्मीद छोड़ दो। अगर कोई बिना लड़े सिर्फ प्रोटेक्शन चाहता है तो जैसे ही ये लड़ाई खत्म होगी मैं खुद उसे ज़ोंबीज़ का खाना बना दूंगा। इतना सुनते ही भीड़ थोड़ी पीछे हट गई, लेकिन उनमें से किसी ने भी हथियार उठाने की कोशिश नहीं की। नीचे सीन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल था। किसी तरह प्रतीक और उसकी टीम की मदद से वेदांत ने सामने के ज़ोंबीज़ खत्म कर दिए। गुस्से में भरा प्रतीक खून से सना बेसबॉल बैट लेकर भीड़ की तरफ बढ़ा। तुम सब बहरे हो क्या? मैंने कुछ कहा, सुना नहीं? भीड़ में से एक औरत ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों का काम है हमें प्रोटेक्ट करना। तुम्हारे पास हथियार हैं। और वैसे भी जब ज़ोंबी आते हैं तो वो सिर्फ हमें नहीं खाते, तुम भी उनके टारगेट हो। एक बार और बोल, प्रतीक ने उसे घूरते हुए कहा। तभी एक दूसरी औरत आगे आई, आंखों में गुस्सा लिए, तुम आदमी कहलाने के लायक भी नहीं हो। और वो लड़का देखो तुमसे कितना बेहतर है। उसने बिना शिकायत किए ज्यादातर ज़ोंबीज़ मार डाले। तुम्हारी तरह चिल्लाया नहीं। केशव हंस पड़ा। अपोकैलिप्स में भी लेडीज फर्स्ट का कार्ड खेल रही हो। काश एक बार तुम्हारी सही में लूट हो जाए ताकि असली दुनिया का स्वाद मिल सके। लेकिन कोई नहीं, अभी भी टाइम है। खुद ही हमारे पास आ गई हो तो हम मौके का फायदा उठाए बिना कैसे छोड़ सकते हैं। केशव बस उन्हें डराने के लिए ये कह रहा था। आभा ने क्लियर रूल सेट किए थे। उसके ग्रुप में कोई औरतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वो औरत जो अभी तक बहस कर रही थी अचानक चुप हो गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर उनके साथ ज्यादा नरमी दिखाओ तो वो तुम्हारे सर पर चढ़ जाते हैं। प्रतीक ने वेदांत की तरफ देखा। आभा ने कहा था कि वो सिर्फ इस बार तुम्हारी हेल्प करेगी। हम वापस जा रहे हैं, बिल्डिंग की सिक्योरिटी देखनी है। इतना कहकर प्रतीक और उसकी टीम चल दिए। मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, वेदांत ने कहा और उनके साथ हो लिया। अब भीड़ को असली टेंशन होने लगी। उन्होंने सोचा था कि वेदांत कोई और बिल्डिंग से आया हीरो था, लेकिन जब पता चला कि वो भी यूनिट 1 का ही हिस्सा था तो उनकी सारी उम्मीदें टूट गईं। रुको! वही लड़की जिसने पहले वेदांत से मदद मांगी थी फिर से चिल्लाई, वेदांत मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। प्रतीक और बाकी सब ने वेदांत की ओर शक से देखा। तो ये दोनों एक दूसरे को जानते थे? बिना पीछे देखे वेदांत ने बस एक शब्द कहा, नहीं। वेदांत, मैं जानती हूँ कि तुम इन लोगों जैसे नहीं हो। तुम सभी को बचाओगे, है ना? प्रतीक का मन किया कि पलटकर जोर से हंसे।
इससे ज्यादा शेमलेस लाइन उसने आज तक नहीं सुनी थी। वेदांत रुका, मुड़ा और उन सब की तरफ देखा। कोई तुम्हारी मदद करने के लिए बाध्य नहीं है। जो तुम्हें बचा सकता है वो सिर्फ तुम खुद हो। मेरा सुझाव है कि वापस जाओ, अपने बिल्डिंग के लोगों को इकट्ठा करो और मिलकर ज़ोंबी से लड़ो। मैं यहाँ तुम्हें बचाने नहीं आया हूँ। इतना कहकर वो प्रतीक और उसकी टीम के साथ चला गया। आभा यह सब ऊपर बालकनी से देख रही थी। उसने पूरे सीन को ध्यान से देखा। वो वही लड़की थी जिसने पहले भी वेदांत को रोकने की कोशिश की थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि वेदांत उसे जानता था। 2 जन्मों का एक्सपीरियंस आभा को ये सिखा चुका था कि अपोकैलिप्स में हीरो बनना सिर्फ बेवकूफी है। अब सवाल ये था, क्या वेदांत ने ये सबक सीखा था या नहीं। इस वक्त मोहल्ले में ज्यादातर ज़ोंबीज का सफाया हो चुका था। जो बचे थे उन्हें आसपास की बिल्डिंग के लोगों ने निपटा दिया था। रात काफी शांत थी। आभा को भी कोई काम नहीं था तो सोचा कि जाकर देख आए कि बिल्डिंग 5 यूनिट 1 की सिक्योरिटी कैसी है। जैसे ही वो नीचे पहुंची उसे सीढ़ियों में कुछ लोग गपशप करते सुनाई दिए। तुम्हें क्या लगता है वेदांत और आभा के बीच क्या चल रहा है। और क्या कपल होंगे। पता नहीं, ऐसा लगता तो नहीं। दोनों कभी साथ नहीं रहते। आभा ज्यादातर अकेले ही बाहर जाती है। और आज भी देखो, वेदांत अकेला गया ज़ोंबी मारने। कपल्स ऐसे होते हैं क्या। तो हर वक्त साथ रहना ही लव का सबूत नहीं होता। हो सकता है सेफ्टी के लिए एक जाता हो, दूसरा बिल्डिंग संभालता हो। पर आज उस लड़की को बचाने में जो सीन था, कहीं वेदांत का उससे कुछ चल तो नहीं रहा। जो भी हो, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि कोई भी लड़की आभा की बराबरी नहीं कर सकती। और इस जमाने में सिर्फ खूबसूरती से कुछ नहीं होता, स्किल्स भी चाहिए। और आभा के पास दोनों हैं। आभा को इस गॉसिप पर उसे हंसी भी आई और चिढ़ भी। खक, उसने जानबूझकर गला खंखारा। बैठे खड़े सब लोग झट से उठ गए। आभा, क्या कर रही हो यहाँ। हम तो बस टाइम पास कर रहे थे। गॉसिप में पकड़े जाने से ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होता। आज कोई ज़ोंबी दिखा, आभा ने पूछा। नहीं, सब ठीक लग रहा है। तभी दरवाजे के शीशे पर एक हाथ आकर टकराया। चैप्टर 84। जिन्होंने दरवाजे की रखवाली कर रखी थी उन्होंने भी ये नजारा देखा और फौरन हथियार संभाल लिए। बाहर जो हाथ खिड़की पर टिका था वो किसी इंसान का नहीं लग रहा था, सूखा, मुरझाया हुआ, काले नाखूनों वाला। पहले एक हाथ आया, फिर दूसरा भी जुड़ गया। आभा की नजरें सिकुड़ गईं। इस बार उसे सिर्फ इतना यकीन नहीं था कि ये इंसान का हाथ नहीं था, बल्कि वो जानती थी कि ये किसका हाथ था। उसे याद आया, जब वो 5 साल की थी तब यशवर्धन उसे एक अम्यूजमेंट पार्क ले गया था। वहां उसकी किसी जान पहचान वाले से मुलाकात हुई। बातचीत के बीच यशवर्धन ने उसे खेलने भेज दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों में झगड़ा हो गया। यशवर्धन को ज्यादा मार पड़ी थी। जब उसे जमीन पर गिराया गया तो उसके हाथ पर लोहे के एक टूटे हुए टुकड़े से गहरा कट लग गया। बाद में उसने सारा दोष आभा पर डाल दिया, ये कहते हुए कि अगर वो पार्क जाने की जिद न करती तो ये सब न होता। वो घाव बाद में एक लंबे दाग में बदल गया था, जो आभा को आज भी याद था, उसके अंगूठे के पास। अब वही हाथ दरवाजे पर धमाका कर रहा था। यशवर्धन। कुछ गार्ड्स ने उसे पिछली बार देखा था। एक ने बोलने की कोशिश की, ये तो, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, आभा की तरफ देखते हुए। आभा का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। उसने बाहर देखते हुए बस इतना कहा, तैयार रहो, कोई गड़बड़ मत करना। उसने अपना गन निकाला और ध्यान से बाहर देखना शुरू किया। यशवर्धन ने खिड़की पर जोर से हाथ मारा। कुछ ही वार में कांच चकनाचूर हो गया। उसे एहसास हुआ कि रास्ता खुल गया है, तो उसने हाथ अंदर डाल दिए, गला फाड़कर गुर्राया, दांत किटकिटाए। मगर खिड़की ज्यादा बड़ी नहीं थी। उसका सिर अंदर नहीं आ सकता था। आभा, हम निपटा देते हैं, एक गार्ड ने धीरे से पूछा। सब जानते थे कि यशवर्धन उसका बाप था। चाहे वो अब ज़ॉम्बी ही क्यों न बन चुका हो, फिर भी अपने ही पिता को मारना आसान नहीं होता। लेकिन ऐसे हालातों में परिवार जैसा कुछ बचता ही कहाँ है। कोई जरूरत नहीं, आभा ने बिना हिचकिचाए गन तान दी। पिछली जिंदगी में उसकी बर्बादी के पीछे यशवर्धन का हाथ था। इस बार वो खुद उसका खात्मा करेगी। सबसे बढ़कर इस बार उसने जाना था कि उसकी माँ की मौत भी यशवर्धन के ही कारण हुई थी। पिछले जन्म से ही उसने तय कर लिया था, जो लोग उसके साथ बुरा करेंगे उन्हें वो नहीं छोड़ेगी। खास तौर पर ये सो कॉल्ड परिवार। ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि यशवर्धन जैसे खतरा भाग गया। वो एक झटके में हाथ खींचकर तेजी से भाग निकला। ये क्या था। आभा की आंखों में हैरानी झलक उठी। ज़ॉम्बी ऐसे नहीं भागते। उसने गन फिर से उठाई और सिर पर निशाना लगाकर फायर कर दिया। गोली उसके चेहरे को छूती हुई निकल गई, लेकिन हेडशॉट नहीं लगा। आभा, ये ज़ॉम्बी बाकी जैसे नहीं है, एक गार्ड फुसफुसाया। हाँ, बाकी तो अंधाधुंध हमला करते हैं। ये एक खतरनाक सिचुएशन समझकर भाग गया। यही वजह होगी कि ये अब तक जिंदा, मतलब ज़ॉम्बी होकर भी बचा हुआ है। आभा ने सबकी तरफ देखा। चौकसी बढ़ाओ,
हो सकता है ऐसे और भी ज़ॉम्बी हों। सबने सिर हिलाया। ठीक है, हम अगले शिफ्ट तक ये बात पहुंचाएंगे। 20वीं मंजिल। वो जब ऊपर पहुंची तो बेचैनी अब भी बनी हुई थी। अब उसे समझ में आ रहा था कि वेदांत क्यों बार बार बाहर जाकर ज़ॉम्बीज मारता था। अगर ये ज़ॉम्बी सच में स्मार्ट हो रहे थे तो इस पूरे ब्लॉक का बचना मुश्किल था, और अगर ये जगह ढह गई तो वो और वेदांत भी जिंदा नहीं बचेंगे। ये सोचते हुए वो अपने घर न जाकर सीधा वेदांत के दरवाजे पर पहुंची। इस बारे में हमें बात करनी होगी। इस बीच संजना भी अपने अपार्टमेंट से निकली। उसने बस 2 दरवाजे छोड़कर एक पर दस्तक दी। दरवाजा खुलते ही उसने बिना भूमिका के कहा, अब भी वो दवा है तुम्हारे पास? सामने खड़े शख्स ने हल्की सी मुस्कान दी, मगर आंखों में खौफनाक चमक थी। तुम और आभा एक जैसी ही निकली, अपने ही बाप को नहीं बख्शा। संजना का चेहरा बिगड़ गया। वो आभा से तुलना सुनकर नाखुश थी या खुद को बेरहम कहे जाने पर, पता नहीं। ये आइडिया किसका था, याद है ना? उसने ताना मारा। अगर किसी के अंदर बेरहमी कूट कूट कर भरी है तो वो तुम हो। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को कुत्तों के आगे फेंक दिया, उसे उन आदमियों के हवाले कर दिया। मैं तो सोचती थी कि तुम मर्द हो भी या नहीं। सामने खड़ा आदमी था वैभव। जब उसने बिल्डिंग 5 छोड़ी तो सोच रहा था कि इस जगह को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर उसे समझ आया कि बाहर जाना उसके लिए और खतरनाक होगा। और सबसे जरूरी बात, वो आभा से मिली बेइज्जती का बदला लिए बिना नहीं जा सकता था। इसलिए उसने इस बिल्डिंग में आकर संजना के साथ हाथ मिला लिया। वैभव ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं मर्द हूं या नहीं ये तुम जानती ही हो। संजना की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। अब बकवास मत करो, दवा दो। वैभव ने टेबल से एक बॉक्स उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। संजना ने झटके से ले लिया और मुड़कर निकलने लगी। तभी वैभव उसके सामने आ गया, रास्ता रोकते हुए। संजना ने उसे घूरा। अब क्या? कुछ भूल नहीं रही? संजना ने गहरी सांस ली। हम पहले ही तय कर चुके हैं, मदद के बदले मदद, कोई उधार नहीं। जब वैभव पहली बार उसके पास आया था तो संजना ने उसे फौरन पहचान लिया था। वो आभा के फोन में उसकी तस्वीर देख चुकी थी। जानती थी कि एक वक्त पर आभा उसे पसंद करती थी, बस ये नहीं पता था कि बाद में आभा ने ध्यान देना क्यों बंद कर दिया। अब जब वैभव उसके सामने था और उनके मकसद मिल रहे थे तो उसने बिना झिझक उसके साथ हाथ मिला लिया। लेकिन अब वैभव का ये रवैया उसे खटकने लगा था। संजना के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आया, जैसे उसे ये टॉपिक पसंद नहीं आया हो। वैभव हल्के से मुस्कुराया, जाने से पहले थोड़ा और रुक जाओ। संजना ने उसकी तरफ देखा, तुम मुझे आभा का रिप्लेसमेंट बना रहे हो, है ना? जब उससे बात नहीं बनी तो मुझसे एडजस्ट कर लिया, लेकिन हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लो। वैभव की मुस्कान जरा भी फीकी नहीं पड़ी। और तुम वेदांत को रिप्लेस नहीं कर रही? देखो, जमाना खराब है, हम दोनों के लिए कुछ मोमेंट्स तो चुरा ही सकते हैं, क्यों? अभी उस मूड में नहीं हूँ, संजना ने ठंडे लहजे में कहा और दवाई उठाकर बाहर निकल गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वैभव के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। आभा का रिप्लेसमेंट? हाँ। संजना आभा के सामने कहीं टिकती ही नहीं थी, लुक्स और ब्रेन में तो बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए तो वो बस टाइम पास थी, एक मोहरा। फिर भी जो दवा उसने प्रवीण से ली थी वो काम आ गई। उम्मीद थी कि संजना बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं करेगी। आभा वेदांत के दरवाजे पर पहुंची। वेदांत दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। आभा बिना कोई फॉर्मेलिटी किए सीधे अंदर आ गई। वेदांत ने पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाया और खुद भी बैठ गया। आभा ने सीधा मुद्दे पर बात की, अभी अभी यशवर्धन नीचे मिला, वो बाकी ज़ॉम्बी से अलग है। जब मैंने गन तानी तो उसने समझ लिया और भाग गया। बाकी ज़ॉम्बीज ऐसा नहीं करते। वेदांत ने सिर हिलाया, इतनी जल्दी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। तुम्हारा प्लान क्या है? पहले के मुकाबले ज़ॉम्बीज कम हो गए हैं, अब लोग खुद से भी डील कर सकते हैं। लेकिन अगर नए म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज आ रहे हैं तो हमें पहले उन्हें खत्म करना होगा। मैं कल सुबह जाकर चेक करूंगा। मैं भी चलूंगी, आभा ने कहा। वेदांत को ये उम्मीद नहीं थी। हमें यहाँ रहना है, और अगर ये जगह पूरी तरह गिर गई तो हम भी बच नहीं पाएंगे, आभा ने सीधा जवाब दिया। वेदांत ने बिना बहस किए पूछा, सबमशीन गन में एमो फुल है? हाँ, आखिरी बार रीलोड किया था, तब से यूज नहीं किया। ओके, आराम करो। दरवाजे तक पहुंचकर आभा रुकी, तुमने ये सारे हथियार पहले से जमा किए थे? वेदांत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सारे नहीं, मतलब कुछ बाद में मिले। आभा ने सिर हिलाया और बाहर निकल गई। अगर वेदांत नए हथियारों का इंतजाम कर सकता था तो उसे भी कोशिश करनी होगी। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आभा कुकू को लेकर बाहर आई। जैसे ही उसने वेदांत के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, कुकू ने खुद जाकर दरवाजा खटखटा दिया। ये वुल्फ तो प्रो बन गया था। वेदांत बाहर आया, उसके कंधे पर पिछली बार वाली गन टंगी थी, साथ में रिट्रैक्टेबल बेसबॉल बैट भी। आभा भी फुल इक्विप थी, सबमशीन गन और त्रिकोणी तलवार पीठ पर टंगी हुई।
नीचे उतरते ही गार्ड्स उन्हें देख दंग रह गए। दोनों सिर से पांव तक हथियारों से लैस थे, जैसे किसी मिशन पर जा रहे हों। केशव, जो उस समय शिफ्ट लीड कर रहा था, फौरन सीधा खड़ा हो गया। हम बाहर जा रहे हैं, आभा ने कहा। गेट पर नजर रखना, कोई भी चुपके से अंदर घुसने की कोशिश करे तो फौरन रिपोर्ट करना। केशव ने तुरंत हामी भरी। फिक्र मत करो आभा, यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। उसी वक्त वैभव ने अपनी खिड़की से आभा और वेदांत को देखा। उसका कलेजा मुंह को आ गया। आभा अब पहले वाली नहीं थी। उसके पास गन थी, तलवार थी और वेदांत उसके साथ था। अगर उन्होंने उसे ढूंढ निकाला तो वो मरा समझो। पैनिक में उसने फटाफट अपना बैग पैक किया और भागने की सोची, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा ठिठक गया। उन्हें ये पता भी नहीं कि वो यहाँ है, तो वो भाग क्यों रहा है? वो बस संजना को जानता था और संजना आभा को कुछ बताएगी नहीं, है ना? वैभव को यकीन नहीं था। वो रिस्क नहीं ले सकता था। अगर संजना ने उसे बेच दिया तो भागना भी कोई ऑप्शन नहीं था। पहला, आभा और वेदांत पहले से ही इमारत की तरफ आ रहे थे। अगर वो अभी नीचे गया तो सीधा उनके सामने जा गिरेगा। दूसरा, यशवर्धन, जो अब ज़ोंबी बन चुका था, कहीं आसपास ही था। अगर वो उससे टकरा गया तो वही निपट जाएगा। कुछ सेकंड्स तक सोचने के बाद वैभव ने फैसला लिया। उसने बैग नीचे रखा और दरवाजे को जितना हो सके भारी सामान से बैरिकेड करने लगा। फिर एक कोने में छिपकर पीपहोल से बाहर देखने लगा। दूसरी तरफ त्रिशा और अशोक ने भी आभा और वेदांत को देखा और उनके होश उड़ गए। त्रिशा के भाई को आभा ने पहले तीर मारकर खत्म किया था और अशोक को अधमरा छोड़ दिया था। अब वो गन लेकर आई थी, मतलब वो सीधे बदला लेने आई है। अब क्या करें त्रिशा? अशोक घबरा गया था। संजना, जल्दी से छिप जाओ, त्रिशा ने फौरन कहा। इस फ्लोर पर ढेर सारे खाली अपार्टमेंट्स हैं, कोई भी चुन लो और छिप जाओ। अगर आभा ऊपर आती है तो हम उसे रोक लेंगे, लेकिन तुम सामने मत आना, ठीक है? चैप्टर 85। त्रिशा ने संजना का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेलने की कोशिश की। अशोक ने गुस्से से देखा। मैं क्यों रूं? उसने बैग उठाया और भागने लगा। आभा किसी को भी छोड़ती नहीं। मुझे मरना नहीं है। अगर तुम्हें मरना है तो अकेले मरो। त्रिशा ने कभी अपने भाइयों को अपनी जान से ज्यादा माना था, लेकिन अब वो सिर्फ नफरत ही महसूस कर रही थी। जब तक उसके पास पैसा था, दोनों भाई उसकी हर बात मानते थे। लेकिन जब आभा ने उसे घायल किया तो ये उसे ऐसे ट्रीट करने लगे जैसे वो कोई नौकरानी हो। अब जब बड़ा भाई मर चुका था तो अशोक और गिर चुका था। वह तो यहाँ तक कह चुका था कि उन्हें किसी के हाथ बेचकर खाना ले आए। अब जब वह चला गया था तो अच्छा ही हुआ। तुम भी जाओ, त्रिशा ने संजना को धक्का देते हुए कहा। तुम्हें किसी भी तरह बचना होगा। संजना ने हल्का सा मुस्कान दी। मोम, हम नहीं जा रहे। त्रिशा का चेहरा सख्त हो गया। तुम पागल हो गई हो? अगर आभा हमें पकड़ लेगी तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। हम उसका सामना नहीं कर सकते। संजना ने आंखें घुमाई। 10 भी इसी बिल्डिंग में है, याद है? अगर आभा उनसे टकरा गई तो पता नहीं क्या होगा। हम बस पड़ोस वाले अपार्टमेंट से तमाशा देखेंगे। त्रिशा के माथे पर संजना आ गई। यशवर्धन अब इंसान नहीं था। वह एक खूनी ज़ॉम्बी था जिसने जाने कितनों को काटा था। त्रिशा ने यशवर्धन को धीरे धीरे बदलते देखा था। उसने उसे खत्म करने का फैसला कर लिया था, लेकिन संजना ने उसे रोक दिया था। जब यशवर्धन को खुला छोड़ दिया गया तो त्रिशा को लगा कि वह मारा गया होगा, लेकिन अब संजना की बातें सुनकर उसे शक होने लगा। तुमने अपने पापा के साथ क्या किया? संजना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस त्रिशा का हाथ पकड़ लिया। मोम, आप अपार्टमेंट में जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रही हो? त्रिशा को अंदाजा था कि संजना क्या करने वाली थी और यह सोचकर ही उसकी बेचैनी बढ़ गई। संजना, ज़ॉम्बी अब इंसान नहीं होते। तुम बेवकूफी मत करना। चिंता मत करो मोम, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। संजना ने अपनी पुरानी मैली मिलिट्री जैकेट पहनी और बाहर निकल गई। त्रिशा ने उसे फिर आवाज दी, लेकिन उसने सुना ही नहीं। आभा इस बिल्डिंग से अच्छी तरह वाकिफ थी। 5 यूनिट्स थे, हर एक की अपनी एंट्री थी। यशवर्धन और उसका परिवार यूनिट 3 में रहता था, इसलिए आभा सीधे वहीं गई। लेकिन में गेट बर्फ से ढका हुआ था, तो लोगों ने तीसरी मंजिल की खिड़की को रास्ता बना लिया था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सा सड़ा हुआ बदबूदार एहसास हुआ। कोई हाल ही में मरा है यहाँ, वेदांत ने कहा। खून की गंध अभी भी ताजा है। बस ये जानना बाकी है कि मरा कैसे, आभा ने जवाब दिया। अगर ये ज़ॉम्बी बाइट से मरा है तो यशवर्धन यहीं है, और अगर वो यहाँ है तो और भी ज़ॉम्बी होंगे। आभा और वेदांत धीरे धीरे आगे बढ़े। हर फ्लोर पर एक सीढ़ियों के पास खड़ा होता, दूसरा अंदर की तलाशी लेता। वेदांत के कहने पर आभा सीढ़ियों की निगरानी कर रही थी और वह कमरे चेक कर रहा था। 4थी से 8वीं मंजिल तक कुछ नहीं मिला। अब सिर्फ 3 मंजिल बाकी थी। क्या यशवर्धन अब भी अपने पुराने अपार्टमेंट में छिपा होगा?
अगर हाँ, तो क्या त्रिशा और संजना भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं? अगर ऐसा था तो बहुत अच्छा। आज पूरे परिवार को एक साथ नर्क भेज दिया जाएगा। तभी एक परछाई अचानक छत से उछलकर वेदांत पर झपटी। बी केयरफुल। आभा ने चिल्लाते हुए बंदूक उठाई और झट से 2 गोलियां दाग दी। आभा ने उस आकृति को पहचाना, यशवर्धन। लेकिन यह क्या? वो एक छिपकली की तरह दीवारों और छतों पर दौड़ रहा था। आभा की आंखें फैल गईं। ये म्यूटेशन इतनी जल्दी कैसे हुआ? दोनों गोलियां चूक गईं। वेदांत को पहले ही आभास हो गया था, तो वह झुक गया। उसने भी फायर किया और उसकी गोली यशवर्धन के हाथ में लगी। खून टपकने लगा। लेकिन ये खून अजीब था। ज़ॉम्बी का खून काला और गाढ़ा होता है, लेकिन यशवर्धन का खून हल्का लाल और पतला था। आभा वेदांत के पास जाकर खड़ी हो गई। यशवर्धन ने अपनी घायल बाह को उठाया और उसे चाटने लगा, जैसे कोई जंगली जानवर जो हफ्तों से भूखा था। वेदांत ने मौके का फायदा उठाते हुए फिर से गोली चलाई, लेकिन यशवर्धन पहले ही छलांग लगाकर एक अपार्टमेंट में कूद गया। दोनों सावधानी से उसकी तरफ बढ़े। ध्यान रखना, वेदांत ने कहा। यह आम ज़ॉम्बी नहीं है। समझ गई। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक धड़ाम, लोहे का दरवाजा उनके ऊपर उछलता हुआ आया। यशवर्धन ने उसे एक झटके में उखाड़कर उन पर फेंक दिया था। आभा और वेदांत अलग अलग दिशाओं में कूद गए। आभा अभी संभली भी नहीं थी कि यशवर्धन उस पर झपटा। उसने बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन यशवर्धन ने झटके में छीन ली। यह ज़ॉम्बी पागल ताकतवर था। आभा ने तुरंत अपनी ट्रायंगल तलवार निकाली और वार कर दिया। 3-4 गहरे कट लगे, लेकिन यशवर्धन पर कोई असर नहीं हुआ। वह फिर हमले के लिए आगे बढ़ा। आभा ने कुछ कदम पीछे लिए, लेकिन मन में प्लान तैयार कर लिया। जैसे ही वह दोबारा हमला करेगा, वह सीधे उसकी छाती में तलवार उतार देगी। खतरा बड़ा था, लेकिन यह उसका सबसे अच्छा मौका था। उसी पल एक तेज आवाज गूंजी, हट जाओ। आभा को वो आवाज बहुत अच्छे से याद थी। हट जाओ। जैसे ही उसने सुना, वह झटपट साइड में लुढ़क गई। उसी पल बंदूक से गोलियों की बौछार हुई। यशवर्धन का शरीर छलनी हो चुका था, एक गोली दिल में, एक सीधे सिर में। उसकी खून से भरी आंखें आगे की ओर जमी थी। आभा को लगा आखिरी पल में उसने उसकी तरफ देखा था। वह उठी, अपनी गन उठाई, जिस पर यशवर्धन के खून से सने 2 गहरे निशान थे। वह खून हल्का था, उसकी गंध भी अजीब थी। वेदांत ने उसे देखते ही समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? इस खून से अजीब सा स्मेल आ रहा है, आभा ने कहा। वेदांत ने लाश के पास जाकर गहरी सांस ली। ये तो किसी दवाई जैसी खुशबू है। दवा? हाँ, किसी तरह के ड्रग जैसी। तो क्या इसका मतलब यह है कि यशवर्धन किसी दवाई की वजह से म्यूटेट हुआ था? वेदांत ने यशवर्धन के चेहरे को गौर से देखा, नीली उभरी हुई नसों से भरा हुआ। अगर मेरा अंदाजा सही है, तो इसे जबरदस्त डोज दी गई होगी। नहीं तो ये इतनी जल्दी इतना मॉन्स्टर नहीं बनता। किसी ने यशवर्धन पर ड्रग टेस्ट किया था। अब सवाल यह था, कौन? अगर इस इंसान ने यशवर्धन को ऐसा बना दिया, तो दूसरा ज़ॉम्बी भी तैयार किया जा सकता था। आभा और वेदांत दोनों को शक था, लेकिन उन्होंने अभी कुछ कहा नहीं। सीढ़ियों पर पहुंचकर आभा ठहरी और ऊपर की तरफ देखा। जाना चाहती हो? वेदांत ने पूछा। थोड़ा सोचकर आभा बोली, हाँ, हो सकता है वहां और भी म्यूटेटेड ज़ॉम्बी हों। अब जब साफ था कि यशवर्धन की म्यूटेशन किसी ड्रग की वजह से हुई थी, तो वह जिन लोगों को काटेगा, वे ऐसे मॉन्स्टर नहीं बनेंगे। पर आभा को एक चीज कंफर्म करनी थी, इसलिए वह आगे बढ़ी। त्रिशा एक खाली अपार्टमेंट में दुबकी हुई थी। उसने दरवाजे से कान सटाए हुए हर एक आवाज सुनी। दूसरी तरफ वैभव भी छिपा हुआ था, लेकिन उसके हाथ में एक चाकू था, पूरी तरह तैयार कि अगर जरूरत पड़ी तो लड़ सके। त्रिशा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं संजना का सामना आभा से न हो जाए, या कहीं यशवर्धन ने उसे घायल न कर दिया हो। लेकिन वह बाहर जाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। तभी किसी के कदमों की आवाज आई। त्रिशा ने सांस रोक ली, उसकी आंखें दरवाजे पर गड़ी थी। कदमों की आवाज करीब आ रही थी। फिर उसने देखा, आभा और वेदांत। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे लगा उसकी धड़कन की आवाज वे सुन लेंगे। आभा और वेदांत सीधे उसी अपार्टमेंट के सामने आकर रुके। आभा ने बिना वक्त गवाए दरवाजे को लात मारी, धड़ाम। सड़ागला बदबूदार माहौल फैल गया। नाक सिकोड़ते हुए आभा अंदर झांकी। कमरे का हाल बुरा था, अलमारियां नदारत थीं, सोफे पर बेतरतीबी से कंबल फैले थे। बंदूक थामे आभा अंदर घुसी, हर कोने को गौर से देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कंबल अभी भी इधर उधर थे और कुछ जगहों पर आटे के दाग मिले। संजना के मेकअप प्रोडक्ट भी एक टेबल पर सजे हुए थे। जल्दी में भागे हैं, वेदांत ने अंदाजा लगाया। आभा ने सिर हिलाया। हाँ, खाने का सामान और कंबल यहीं है, मतलब वे वापस आने वाले थे। शायद वे हमें आते देख छिप गए। तलाश करें? नहीं, आभा के चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी। लेकिन हम यूं खाली हाथ भी नहीं जाएंगे।
उसने झट से किचन में रखा आखिरी खाना उठाया और उसे मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर पटक दिया। सारा सामान अब बर्बाद था। इसके बाद उसने कमरे के सारे कंबल इकट्ठे किए, उन्हें एक जगह जमा किया और वहीं पड़े लाइटर से आग लगा दी। आग भड़क उठी और देखते ही देखते सारा सामान राख में बदल गया। फिर आभा और वेदांत वहां से निकल गए। उनके जाते ही त्रिशा दौड़ती हुई कमरे में पहुंची। वह जैसे ही अंदर घुसी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने सिर्फ जली हुई चादरों की राख थी। उसकी छाती कसने लगी। फिर उसकी नजर बेडरूम में रखे आटे पर पड़ी। अब वह आटा मिट्टी और बिखरे हुए मेकअप से पूरी तरह खराब हो चुका था। उसकी आंखों में गुस्से और बेप्सी के आंसू भर आए। आभा, तुम दिमाग से पैदल हो। मैं दुआ करती हूँ कि तुम सड़ जाओ। दूसरी ओर वैभव के अपार्टमेंट में संजना और वैभव राहत की सांस ले रहे थे। संजना ने पहले ही यशवर्धन को कच्चे मांस और खून की खुशबू से लुभाकर 8वीं मंजिल के एक खाली अपार्टमेंट में फंसा दिया था। लेकिन यह सब करने से पहले उसने एक काम और किया था। वह मांस और खून जहर से भरा हुआ था। वह जहर जो वैभव ने उसे दिया था। थोड़ी देर पहले ही उसने 8वीं मंजिल पर जाकर जहरीले मांस का एक टुकड़ा रखा था और तुरंत लौट आई थी। असल में वह त्रिशा के पास छिपने वाली थी, लेकिन फिर उसे वैभव का ख्याल आया और वह उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। वैभव ने दरवाजा खोला, न कि फिक्र में, बल्कि इसलिए कि अगर संजना को आभा ने पकड़ लिया तो वह उसे भी फंसा सकती थी। नाक पकड़ते हुए उसने कहा, ये सड़ांत कहाँ से आ रही है? संजना ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मेरा सुरक्षा कवच है, इसे क्यों फेंकूं? वैभव को याद आया कि जब भी संजना बाहर जाती थी वह यही कोट पहनती थी। एक बात दिमाग में आई, ये बदबू, कहीं ये ज़ॉम्बी रेपेलेंट तो नहीं? संजना ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह पास आई और बोली, और दवा है तुम्हारे पास? वैभव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन बदबू की वजह से मुंह बिगाड़ लिया। नहीं। कहाँ से मिली थी? और मिल सकती है? वैभव ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बच्ची हो। तू क्या सोच रही है? ये दवा कोई फुटपाथ पर नहीं मिलती कि जब चाहा उठा ली। संजना के चेहरे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से वह खफा थी। उसे यकीन नहीं था कि वैभव के पास और दवा नहीं थी। वह चुपचाप कोट उतारकर एक खाली कमरे में फेंक आई। फिर बाल संवारते हुए हल्की मुस्कान के साथ वैभव की ओर बढ़ी। अब हम एक ही टीम में हैं। हमारी दुश्मन एक ही है, आभा। जैसे ही उसने कहा, उसने अपनी बाहें वैभव की गर्दन के चारों ओर डाल दी। तुम मुझे और दवा लाकर दो, मैं ज़ॉम्बीज़ को खिलाती रहूंगी। और जो भी तुम चाहो हम मिलकर तय कर सकते हैं। वैभव समझ गया कि संजना क्या करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोट की सड़ी हुई बदबू अब भी उसके कपड़ों में चिपकी हुई थी और इसने उसका मूड पूरी तरह बिगाड़ दिया।